नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है इश्क है बस तुझसे। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर एक मेंशन बना हुआ था। एक कार मेंशन के बाहर आकर रुकती है। उनमें से कुछ लोग बाहर आते हैं और कनक को भी कार से बाहर निकालते हैं। कनक उस मेंशन को देखने लगती है। मेंशन के बाहर बहुत सारे लोग हाथ में गन लेकर खड़े थे। कनक उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वह अपनी चारों तरफ देखती है। वहाँ उस मेंशन के अलावा दूर दूर तक एक भी घर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी कनक का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो अंदर। कनक रोते हुए बोलती है, देखो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पति अरविंद के पास जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो आदमी कनक की कोई बात नहीं सुनता और उसे ज़बरदस्ती मेंशन के अंदर ले जाता है। मेंशन अंदर से बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। कनक चारों तरफ देख रही थी। अंदर भी कुछ आदमी गन लिए खड़े थे। वह सब भी कनक को देखने लगते हैं। कनक की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो आदमी जिसने कनक को पकड़ा था, वह उसे एक कमरे के अंदर ले जाता है और फिर चेयर पर बैठने के लिए बोलता है। कनक उसकी बात सुनकर चुपचाप चेयर पर जाकर बैठ जाती है। वो आदमी फिर उससे नक्शा बोलता है, तुम यहीं बैठो, हमारे बॉस आते ही होंगे। यह बोलकर वो कमरे के बाहर चला जाता है और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। कनक चारों तरफ देखने लगती है। उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और ना ही बालकनी थी। सामने दीवार पर बड़ी स्क्रीन की टीवी लगी हुई थी। कनक उस स्क्रीन को देखकर यही सोच रही थी कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया है। करीब 10 मिनट के बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर कनक दरवाजे की तरफ देखती है। एक आदमी मुस्कुराता हुआ कमरे के अंदर आता है। उसके पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड भी थे। वो आदमी कनक के सामने आकर सोफे पर बैठते बोलता है, हेलो मिस कनक, कैसी हो आप? मेरे आदमी आपको अच्छे से यहाँ लाए हैं ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? कनक अपने सामने बैठे आदमी को ध्यान से देखने लगती है, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। विक्रम उसे अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ देखकर बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हम पहली बार मिल रहे हैं, इसीलिए अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। कनक उसकी बात सुनकर नाराज़गी से बोलती है, कौन हो तुम और तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे मेरे पति अरविंद के पास जाना है, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो। आखिर हमारी दुश्मनी क्या है? आखिर हमारी दुश्मनी क्या है तुमसे? विक्रम कनक की बात सुनकर हंसते बोलता है, क्या कहा? पति? और वह अरविंद? किसने कह दिया तुमसे कि वह तुम्हारा पति है? कनक गुस्से में बोलती है, अरविंद ही मेरा पति है। विक्रम, नहीं है, झूठ बोला है उसने तुमसे। वो तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें पता है तुम किंग की गर्लफ्रेंड हो। कनक किंग का नाम सुनकर उससे बोलती है, आखिर कौन है ये किंग? तुम्हारे आदमी भी किसी किंग का नाम ले रहे थे। मैं नहीं जानती किसी किंग को और अरविंद ही मेरा पति है। मैं तुम लोगों की बात नहीं मानने वाली। विक्रम उसकी बात सुनकर अपने गार्ड को देखता है। गार्ड उसका इशारा समझकर टेबल से रिमोट उठाकर उसके हाथ में दे देता है। विक्रम फिर टीवी ऑन कर देता है। टीवी ऑन होते ही कनक स्क्रीन की तरफ देखने लगती है। स्क्रीन पर उसकी और किंग की पहले की तस्वीर थी, जब किंग हर वक्त उसके साथ रहता था। मृत्युंजय को अपने सामने देखकर कनक हैरान हो जाती है और जल्दी से उठकर टीवी स्क्रीन के सामने चली जाती है। विक्रम ध्यान से कनक को देखने लगता है। कनक मृत्युंजय की तस्वीर को अपने हाथ से छूती है और फिर विक्रम की तरफ देखकर विक्रम से बोलती है, यह इंसान हर वक्त मेरे सपनों में आता है। कौन है यह? मैं इसे नहीं जानती और इसके साथ मेरी तस्वीर कैसे है? बताओ मुझे, आखिर ये इंसान कौन है और हम दोनों की तस्वीर साथ में कैसे है? बताओ मुझे। विक्रम कनक से बोलता है, सब बताऊंगा तुम्हें और यह भी बताऊंगा कि अरविंद ने तुम्हें कैसे धोखा दिया है। आखिर तुम ही तो हो जो मुझे किंग से बचा सकती हो। यह बोलकर वह शैतानी हंसी हंसने लगता है। कनक विक्रम से जानना चाहती थी कि आखिर अरविंद ने उसे धोखा कैसे दिया और वो है कौन। विक्रम कनक को कुछ बताता, तभी एक आदमी विक्रम के पास आकर उसके कान में कुछ बोलता है। विक्रम फिर कनक की तरफ देखकर मुस्कुराते बोलता है, सॉरी पर अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। वो क्या है ना, मुझे किसी से मिलने जाना है। यह बोलकर वह अपने आदमी को कनक पर नज़र रखने के लिए इशारा करके
कमरे के बाहर चला जाता है। कनक अब भी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मृत्युंजय है कौन जिसकी उसके साथ तस्वीर थी। आखिर ये किंग है कौन। कनक फिर से मृत्युंजय की तस्वीर को देखकर कुछ सोचने लगती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यहाँ विक्रम के आदमी मृत्युंजय को एक कमरे में लाकर चेयर पर बैठने के लिए बोलते हैं। मृत्युंजय उनकी तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, मुझे विक्रम से मिलना है और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मुझे यहाँ ले आया। विक्रम के आदमी मृत्युंजय की धमकी सुनकर डर जाते हैं, पर वह सब खामोश थे। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और विक्रम अंदर आता है। मृत्युंजय विक्रम को गुस्से में देख रहा था। इस समय मृत्युंजय बहुत ही गुस्से में था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हुई थीं। विक्रम मृत्युंजय से बोलता है, आओ किंग, तुम्हारा स्वागत है। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर गुस्से में अपने दांत पीसते बोलता है, विक्रम, तू मुझे यहाँ ले तो आया है, पर यहाँ से मैं अपनी मर्जी से जाऊँगा। तूने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तू अपनी मौत को लेकर आया है। विक्रम उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगता है। विक्रम के सभी आदमी उसे और मृत्युंजय को देख रहे थे। वहीं मृत्युंजय भी विक्रम को गुस्से में देख रहा था। विक्रम कुछ देर हंसने के बाद खामोश हो जाता है और मृत्युंजय की आंखों में देखकर निडरता के साथ बोलता है, पहले मुझे डर था किंग, इसीलिए तो मैं शहर शहर भाग रहा था तुझसे बचने के लिए, पर अब मैं तुझसे डरकर नहीं भागूंगा, क्योंकि मुझे तेरी कमजोरी हाथ लग गई है और जब तक वह मेरे पास है तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब तक तेरी कमजोरी मेरे पास है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा तू। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर अपने होठों पर डेविल मुस्कुराहट लाकर बोलता है, मेरी कोई कमजोरी नहीं है। विक्रम मुस्कुराकर बोलता है, तेरी कमजोरी है किंग, जो मेरे पास है। देखना चाहता है कि कौन है वो, पर देखने से पहले कुर्सी पर बैठ जा, वरना मुझे लगता है कि अगर मैंने तुझे उसे दिखाया तो शायद गिर सकता है। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि गिर जाऊंगा। कौन है वो, मैं भी तो देखूं कि आखिर किसे तू मेरी कमजोरी बोल रहा है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ कि आखिर वो है कौन। विक्रम अपने एक आदमी का इशारा करता है। वो आदमी उसका इशारा पाकर कमरे में लगा टीवी ऑन कर देता है। टीवी ऑन करते ही किंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि टीवी में उसका प्यार, उसकी कमजोरी खनक थी, जिसे वो दिलो जान से ज़्यादा प्यार करता था, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, जिसके लिए रोज उसकी आंखें नम हो जाती थी ये सोचकर कि क्यों वो उसे बचा नहीं पाया। आज उसने प्यार को देकर मृत्युंजय को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी खनक जिंदा है। वो धड़ाम से कुर्सी पर बैठ जाता है। मृत्युंजय की हालत देखकर विक्रम के होठों पर डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर मृत्युंजय के पास आकर थोड़ा झुककर उससे बोलता है, क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है ना, पर यह सच है, तेरी खनक जिंदा है और वो इस समय मेरे पास है। अगर मुझे एक खरोच भी आए ना तो तेरी खनक की तो मैं जान ले लूँगा। मृत्युंजय विक्रम की आखिरी लाइन सुनकर उसका गला पकड़ लेता है और जोर से दबाते बोलता है, एक बार मैं अपनी खनक को खो चुका हूँ विक्रम, पर दोबारा नहीं खो सकता। वो मेरी जान है, मैं उससे बहुत प्यार कर सकता हूँ। एक बार खो दिया लेकिन अब दोबारा से नहीं खो सकता। यह बोलकर वो उसका गला और जोर से दबाने लगता है। विक्रम के गले में मृत्युंजय की पकड़ मजबूती होती जा रही थी। विक्रम के 4 आदमी मृत्युंजय का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह 4 होकर भी उसे हटा नहीं पा रहे थे। वहीं विक्रम को ऐसा लगने लगा था जैसे वो अब मर जाएगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। तभी एक आदमी गुस्से में चिल्लाते बोलता है, किंग, अगर अभी हमारे बॉस को नहीं छोड़ा तो तेरी खनक को मैं गोली मार दूंगा। मृत्युंजय उस आदमी की बात सुनकर दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे पर डरी सहमी सी खनक खड़ी थी और मृत्युंजय को देख रही थी। वही उसके बगल में खड़ा आदमी उसके सर पर गन ताने खड़ा था। मृत्युंजय की नजरें खनक की नजरों से जा टकराती हैं। खनक को अपने सामने देखकर मृत्युंजय की आंखें नम हो जाती हैं और उसकी पकड़ विक्रम के गले में ढीली हो जाती है। मृत्युंजय खनक को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और खुश था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी खनक जिंदा है, उसका प्यार जिंदा है। वह अपनी जगह से उठ जाता है। वहीं विक्रम अपना गला पकड़कर जमीन में बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है।
मृत्युंजय खनक की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। मृत्युंजय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर खनक और भी ज़्यादा डरने लगती है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले मृत्युंजय को विक्रम का गला दबाते हुए देखा था। इसीलिए वो मृत्युंजय को अपने करीब आता हुआ देखकर घबराने लगी थी। मृत्युंजय खनक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। खनक उसे अपनी डरी हुई नजरों से देख रही थी। अगले ही पल वो खनक को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। वो खनक को इतना कसकर गले लगाया हुआ था कि खनक को दर्द होने लगा था। वो बार बार उससे बोल रही थी कि उसे छोड़ने के लिए, पर मृत्युंजय के कानों में तो जैसे उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ रही थी। मृत्युंजय खनक को कसकर गले लगाए हुए ही खड़ा था। खनक को अब दर्द हो रहा था, लेकिन मृत्युंजय को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खनक को इतने दिनों के बाद गले लगाकर उसे सुकून महसूस हो रहा था। वो उसे अब खुद से दूर नहीं करना चाहता था। वहीं विक्रम और उसके आदमी उन दोनों को देख रहे थे। खनक फिर अपनी पूरा जोर लगाकर मृत्युंजय को जोर से धक्का दे देती है, जिससे वो 2 कदम पीछे हट जाता है और उसे हैरानी से देखने लगता है। खनक फिर उस पर चिल्लाते बोलती है, यह क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा था। वहीं विक्रम जोर से हंसने लगता है। खनक और मृत्युंजय विक्रम की तरफ देखते हैं। विक्रम अपनी जगह से खड़ा होता है और खनक के पास आकर शांति से बोलता है, खनक जी, आप मेरे आदमी के साथ जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर आपको आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। खनक विक्रम की बात सुनकर अपना सिर हिलाती है और फिर उसके आदमी के साथ चली जाती है। मृत्युंजय को यह देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि खनक उसे पहचान ही नहीं रही थी और विक्रम की बात इतनी आसानी से मान रही थी। मृत्युंजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खनक उसे पहचान क्यों नहीं रही है। खनक के जाने के बाद मृत्युंजय गुस्से में विक्रम से बोलता है, क्या हुआ है मेरी खनक को, वो मुझे पहचान क्यों नहीं रही है, क्या क्या किया कहे तूने उसके साथ। विक्रम मुस्कुराते हुए बोलता है, यही तो तेरी गलती है कि तू कभी मेरी पूरी बात सुनता ही नहीं है। मैं तो तुझे यही बताने वाला था कि खनक को हुआ क्या है, लेकिन उससे पहले ही तू मुझे जान से मारने लगा। अब मेरी बात अगर सुनना है तो शांति से कुर्सी पर बैठ जा। मृत्युंजय चेयर पर बैठ जाता है, पर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, यह सब सोचकर कि आखिर खनक उसे पहचान क्यों नहीं रही है। विक्रम मृत्युंजय के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और उसे खनक के बारे में बताने लगता है कि खनक की याददाश्त चली गई है और वह अरविंद के साथ रहती है। अरविंद ने ही एक्सीडेंट करवाया था और फिर खनक से झूठ बोला कि वो उसका पति है। यह सब सुनकर मृत्युंजय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसे अरविंद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो समझता था कि अरविंद बहुत सीधा है, पर उसे नहीं पता था कि अरविंद इतना बड़ा धोखा देगा खनक को। मृत्युंजय विक्रम से बोलता है, मुझे अरविंद चाहिए। विक्रम कहाँ है वो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसी ऐसा करने की, उसके कारण मेरी खनक मुझसे दूर हो गई, मैं उसे जान से मार दूंगा। विक्रम मृत्युंजय की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तुझे अरविंद भी दूंगा और तू खनक को भी अपने साथ ले जा सकता है, पर मेरी कुछ शर्त है। किंग उसकी आंखों में देखकर, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे क्या चाहता है और मुझे तेरी सभी शर्तें मंजूर है। मैं आज के बाद से तेरे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा और मेरे कारण तेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। विक्रम कौन सी शर्त? मृत्युंजय उससे कुछ बोलता है, जिसे सुनकर विक्रम के होंठों पर डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों फिर खड़े होते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कुछ देर के बाद खनक एक कमरे में बैठी हुई थी, वहीं विक्रम के आदमी कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। खनक दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजे के अंदर विक्रम और मृत्युंजय साथ में आ रहे थे। खनक मृत्युंजय को देखकर फिर से घबरा जाती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। तभी विक्रम खनक के पास आकर मुस्कुराते बोलता है, खनक जी, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भले ही अभी इसे पहचान नहीं रही हैं, लेकिन इसके साथ आपका बहुत ही पुराना रिश्ता है। खनक विक्रम की बात सुनकर हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखकर बोलती है, कैसा रिश्ता? मैं कुछ समझी नहीं, कैसा रिश्ता है? विक्रम मुस्कुराकर एक नज़र किंग की तरफ देखता है और फिर खनक से आके बोलता है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और आप लोगों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन अरविंद ने आपका एक्सीडेंट करवा दिया और आपको किडनैप करके आपसे झूठ बोला कि आप उसकी पत्नी हैं, क्योंकि आपका उसके साथ कभी शादी ही नहीं हुआ था।
बल्कि आप तो हमेशा किंग से ही प्यार करती आई हो। खनक को विक्रम की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह मृत्युंजय से प्यार करती थी। वो नाराजगी से बोलती है, मैं यह नहीं मानती कि मैंने कभी इस इंसान से प्यार किया होगा जो लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। मैं उससे कैसे प्यार कर सकती हूँ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यह तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा था, फिर भी तुम इसकी तरफ से बोल रहे हो। मृत्युंजय खनक की बात सुनकर उसके पास आ जाता है और फिर उसे पुरानी फोटोग्राफ्स दिखाने लगता है जिसमें खनक उसे किस कर रही थी। भले ही किंग ने खनक को मजबूर करके उन फोटोज़ को लिया था, पर अब वो उन फोटोज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। खनक उन फोटो को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रही थी। मृत्युंजय प्यार से उससे बोलता है, देखा तुमने, मैं तुमसे प्यार करता था खनक, और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। हम दोनों शादी करने वाले थे। मैं उस दिन बहुत खुश था और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम भी बहुत खुश थी क्योंकि हमारी शादी होने वाली थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम अपने घर से अपने माँ पापा के साथ निकल भी गई मेरे पास आने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम मुझसे दूर हो गई। खनक को विश्वास नहीं हो रहा था मृत्युंजय की बातों पर। वो उससे बोलती है, क्या कहा माँ पापा? मतलब मैं अनाथ नहीं हूँ? मृत्युंजय बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। इसने कहा कि तुम अनाथ हो। तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है और तुम्हारे माँ पापा हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ज़्यादा प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ कनक। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवा भी सकता हूँ, बस एक बार मेरा यकीन कर लो। मृत्युंजय खनक को उसके परिवार के बारे में बता चुका था। वहीं खनक को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अनाथ नहीं है। मृत्युंजय उससे आगे बोलता है, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे माँ पापा से मिलवा सकता हूँ। खनक उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और उसके साथ चली जाती है। अगली सुबह खनक का घर। खनक अपने घर में अपने माँ पापा के सामने खड़ी थी। श्याम जी और कविता जी को तो खनक को देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी जिंदा है। उन दोनों की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वहां तरुण, अगस्त्य, रणविजय, अवनी और आरोही भी मौजूद थे। खनक को देखकर उन सबको भी यकीन नहीं हो रहा था। खनक श्याम जी और कविता जी को देख रही थी। तभी कविता जी खनक के पास आकर उसे अपने गले से लगाकर बोलती हैं, मेरी बच्ची तू जिंदा है। तुझे सही सलामत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं तुझे फिर से देख रही हूँ। तेरे मरने की खबर जब आई थी तो मैं टूट सी गई थी, लेकिन आज तुझे फिर से अपने सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलकर वो जोर से रोने लगती है। खनक कविता जी के रोने से इमोशनल हो जाती है। कविता जी का चेहरा देखकर उसे कुछ याद आ रहा था। कभी कभी वो सपने में कविता जी और श्याम जी को देखा करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह दोनों उसके माता पिता हैं। पर आज उन दोनों को अपने सामने देखकर खनक को विश्वास हो गया था कि वो अनाथ नहीं है, इसीलिए वो भी अपनी माँ के गले लगकर रो देती है। अगस्त्य फिर मृत्युंजय के पास आकर बोलता है, खनक को यहाँ देखकर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। मृत्युंजय मुस्कुराकर खनक की तरफ देखते बोलता है, मैंने तुझसे पहले कहा था ना कि मेरी खनक जिंदा है, क्योंकि उसके दिल की धड़कन मुझे साफ साफ सुनाई देती थी। उसका एहसास मुझे हर पल होता था, लेकिन तुम लोग बार बार मुझसे यही बोलते थे कि खनक मर चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। देख लो, मेरा विश्वास जीत गया और मेरी खनक वापस लौट कर आ गई। मेरी खनक वापस मेरे पास लौट कर आ गई है। देख लो तुम सब। अगस्त्य, पर अब तू क्या करेगा? खनक को तो कुछ भी याद नहीं है। मृत्युंजय, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि खनक को पिछला कुछ भी याद नहीं है। अब मैं जो बोलूँगा वो मेरी बात पर यकीन करेगी। अगर पहले वाली खनक होती तो फिर से मुझसे नफरत करती, मुझसे दूर जाने की कोशिश करती, लेकिन इस खनक को मेरी हर बात पर यकीन होगा। यह बोलकर वो खनक के पास चला जाता है और उससे बोलता है, खनक। खनक मृत्युंजय की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है। मृत्युंजय फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोलता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अनाथ नहीं हो। उस सरवीन ने तुमसे जो भी बोला था सब झूठ बोला था। उसने झूठे शादी का सर्टिफिकेट भी बनवाया था। तुम उसकी पत्नी नहीं हो, बल्कि तुम तो मेरी पत्नी हो। हम दोनों की सगाई भी हो चुकी है और हम दोनों शादी भी करने वाले थे, पर उस सरवीन के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया
और तुम मुझसे दूर चली गई थी, लेकिन अब तुम वापस आ चुकी हो, इसीलिए मैं कल के कल ही तुमसे शादी करूँगा। मृत्युंजय की यह बात सुनकर खनक के माँ पापा बुरी तरह चौंक जाते हैं। वहीं खनक मृत्युंजय की बात सुनकर उसे बस देख रही थी। वो उससे कुछ नहीं बोलती और ना ही शादी के लिए मना करती है। खनक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। मृत्युंजय फिर श्यामजी और कविता जी की तरफ देकर बोलता है, आज आप लोग खनक के साथ जितना समय बिताना चाहते हैं बिता सकते हैं, लेकिन कल मैं खनक से कोर्ट मैरिज करूँगा और फिर खनक को अपने मेंशन ले जाऊंगा। अब चलता हूँ मैं। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह खनक अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसे अवनी और आरोही दोनों मिलकर तैयार कर रही थी। वहीं कमरे में कविता जी और श्याम जी भी मौजूद थे और दोनों खामोश खड़े थे। तरुण भी गुस्से में यह सब देख रहा था। वह नहीं चाहता था कि खनक की शादी मृत्युंजय से हो, पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वो तो पहले भी नहीं चाहता था कि खनक मृत्युंजय से शादी करे, लेकिन मृत्युंजय के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। खनक दुल्हन के जोड़े में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। आरोही उसकी नज़र उतारते बोलती है, आज तो मृत्युंजय तुम्हें देखता ही रह जाएगा। मृत्युंजय का नाम सुनकर खनक उसे सवाल करती है, यह मृत्युंजय कौन है? अवनी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोलती है, वही जिसके साथ आज तुम्हारी शादी होने वाली है। खनक, पर उसका नाम तो किंग है ना? अवनी और आरोही उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। आरोही फिर प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, किंग वो बाहर के लोगों के लिए है, पर अपनों के लिए उसका नाम मृत्युंजय है। खनक आरोही की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ एक घर के अंदर कमरे से किसी के लगातार चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। उस कमरे के बाहर किंग के बॉडीगार्ड खड़े थे, जो डर से खामोश थे। वहीं कमरे के बाहर अगस्त्य और रणविजय भी खड़े थे और दोनों अंदर से आ रही आवाज़ को लगातार सुन रहे थे। कुछ देर के बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और मृत्युंजय कमरे से बाहर आता है। उसके पूरे कपड़े और चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसे देखकर सभी बुरी तरह डर जाते हैं। इस समय वह मौत का देवता लग रहा था। सब उसे खामोशी से देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उससे कुछ बोल सके। मृत्युंजय सबकी तरफ देखता है और फिर अगस्त्य और रणविजय से बोलता है, चलो चलते हैं, मुझे तैयार होना है, आज मेरी शादी है, मैं बहुत खुश हूँ। यह बोलकर वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अगस्त्य और रणविजय उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं। वहीं बॉडीगार्ड जब कमरे के अंदर जाते हैं तो कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि सामने अरविंद फर्श पर पड़ा हुआ था। उसे मृत्युंजय ने इस कदर मारा था कि वह बिल्कुल मरने की हालत में पहुंच चुका था। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। उसके हाथ और पैर टूट चुके थे और वो बेसुध सा फर्श पर पड़ा हुआ था। बहुत मुश्किल से उसकी सांस चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वह कुछ ही घंटों में अपना दम तोड़ देगा। बॉडीगार्ड एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। 1 घंटे बाद खनक और उसका परिवार कोर्ट के बाहर मौजूद था। तरुण सबकी तरफ देखकर बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है अवनी और आरोही की आखिर क्यों तुम दोनों खनक की शादी उस मृत्युंजय से करवा रही हो। आरोही तरुण की बात सुनकर नाराजगी से बोलती है, क्योंकि भाई मृत्युंजय के कारण ही खनक हमारी जिंदगी में फिर से वापस आ पाई है। अगर मृत्युंजय नहीं होता तो खनक हमें कभी नहीं मिल पाती। तभी अवनी बोलती है, आपको पता है भाई, हम सब ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि खनक से हम दोबारा कभी मिल भी पाएंगे। सबको लगता था कि वह मर चुकी है, लेकिन मृत्युंजय का विश्वास था कि उसकी खनक जिंदा है। हम सब ने उसे बहुत बोला कि वो खनक को भूल जाए, पर उसने हमेशा अपने दिल की सुनी और देखो उसके विश्वास के कारण ही आज खनक हम लोगों के सामने सही सलामत खड़ी है। तरुण अवनी और आरोही की बात सुनकर खामोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उन सबके कानों में बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सभी आवाज़ की दिशा की तरफ देखते हैं। सामने घोड़ी पर मृत्युंजय बैठा हुआ था। वहीं उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। अगस्त्य और रणविजय डांस करते कोर्ट की तरफ ही आ रहे थे। उन सबको देखकर अवनी और आरोही मुस्कुरा देती हैं। वो सब जैसे ही कोर्ट के पास पहुंचते हैं तभी मृत्युंजय घोड़ी से उतरता है और खनक के पास आकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ा देता है। खनक भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। मृत्युंजय फिर
उसके साथ वही डांस करने लगता है। सभी लोग उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं मृत्युंजय को डांस करता हुआ देखकर उसके बॉडीगार्ड हैरान थे, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने मृत्युंजय का जो रूप देखा था वो उसे भूल नहीं पा रहे थे। पर इस समय मृत्युंजय के होंठों पर मुस्कुराहट देखकर उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। वह सब भी फिर मृत्युंजय खनक की खुशी में शामिल हो जाते हैं और नागिन डांस करने लगते हैं। मृत्युंजय के बॉडीगार्ड नागिन डांस कर रहे थे, यह देखकर सबके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। मृत्युंजय घूरकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है तो बॉडीगार्ड उसे देखकर रुक जाते हैं। मृत्युंजय फिर उनके बीच आकर खड़ा हो जाता है और उन सब की तरफ देखकर बोलता है, डांस कंटिन्यू करो, आज मेरी शादी है। यह बोलकर वह डांस करने लगता है। मृत्युंजय के गार्ड पहले तो हैरान होते हैं, पर अगले ही पल उन सबके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो सब भी उसके साथ डांस करने लगते हैं। अगस्त्य और रणविजय मृत्युंजय के पास आकर उसे अपने कंधे पर उठा लेते हैं। मृत्युंजय बहुत खुश था, उसने ना जाने कब से इस पल का इंतजार किया था और आज फाइनली उसकी शादी होने जा रही थी। उसके चेहरे से ही उसकी खुशी का पता चल रहा था। अवनी और आरोही भी बहुत खुश थी। तभी तरुण सबकी तरफ देखकर बोलता है, रुक जाओ। तरुण की आवाज़ सुनकर सभी रुक जाते हैं। तरुण फिर खनक के पास आकर मृत्युंजय से बोलता है, मैं अपनी बहन की शादी सिर्फ इस कोर्ट में नहीं करवाना चाहता। मैंने बहुत सपने देखे थे कि मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शादी पूरे रीति रिवाज और फेरों के साथ हो। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, बस इतनी सी बात साले साहब, आपकी यह इच्छा मैं जरूर पूरी करूँगा। पहले कोर्ट मैरिज करूँगा, उसके बाद जैसा आप चाहते हैं वैसे भी शादी होगी। तरुण उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है और फिर गुस्से में कोर्ट के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद मृत्युंजय, खनक और बाकी सब भी कोर्ट के अंदर जाते हैं। वहाँ सिर्फ अगस्त्य, रणविजय और कुछ बॉडीगार्ड नहीं थे, वो सब सारी तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं वकील के सामने मृत्युंजय और खनक की शादी हो रही थी। खनक पेपर पर साइन करती है और मृत्युंजय भी पेपर पर साइन करता है। उन दोनों का कुछ मिनट में कोर्ट मैरिज हो जाती है। कोर्ट मैरिज के बाद वह सभी फिर बाहर आते हैं। बाहर 3 गाड़ियाँ खड़ी थी। मृत्युंजय खनक को पहले गाड़ी में बिठाकर वहां से चला जाता है। उसके पीछे वाली गाड़ी में खनक के माँ पापा और भाई बैठते हैं और सबसे लास्ट वाली गाड़ी में आरोही और अवनी बैठती हैं। सभी गाड़ियाँ कुछ देर के बाद एक बड़े से होटल के बाहर आकर रुकती हैं। सभी लोग फिर गाड़ी से बाहर निकलते हैं। मृत्युंजय खनक का हाथ पकड़कर होटल के अंदर चला जाता है। होटल के अंदर बड़े से हॉल को खूबसूरती से सजाया गया था। हॉल के बीचों बीच रेड कलर का कालीन बिछाया गया था। वहीं अगल बगल मौजूद लड़कियां हॉल में अंदर प्रवेश कर रहे मृत्युंजय खनक के ऊपर इत्र डालने लगती हैं। खनक अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देख रही थी। पूरे हॉल को फूलों से सजाया गया था। सारे फूल खनक के पसंद के थे। वहीं सामने एक बड़ा सा मंडप भी बना हुआ था जिसमें पंडित जी बैठे हुए थे और वो उन दोनों को ही देख रहे थे। वहीं अगस्त्य और रणविजय भी साइड में खड़े थे और वहाँ जितने भी होटल के स्टाफ मौजूद थे सबने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे। तरुण को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मृत्युंजय ने इतना अच्छा इंतजाम सिर्फ 1 घंटे में करवा दिया था। मृत्युंजय खनक का हाथ पकड़कर उसे मंडप पर ले जाता है। दोनों फिर मंडप पर जाकर बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। वहीं बाहर फिर से बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। पूरे रीति रिवाज के साथ खनक और मृत्युंजय शादी के बंधन में बंधने लगे थे। पंडित जी पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करवा रहे थे। मृत्युंजय खनक के गले में मंगलसूत्र पहनाता है और मांग में सिंदूर लगाता है। कुछ ही देर में शादी पूरी हो जाती है। मृत्युंजय फिर खनक की तरफ देखता है। खनक भी उसे ही देख रही थी। मृत्युंजय मुस्कुराकर सबके सामने से अपनी बाहों में भर लेता है। खनक और मृत्युंजय की शादी हो चुकी थी। कुछ ही देर में विदाई की रस्म शुरू होती है। कविता जी और श्याम जी खनक के गले लगे हुए थे। वहीं खनक की आंखें भी नम थी क्योंकि वो इतने दिनों के बाद अपने परिवार से मिली थी और अब फिर से उनसे अलग हो रही थी। खनक की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मृत्युंजय खनक के पास आता है और फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके आंसू साफ करते बोलता है, बस बहुत हुआ, यह विदाई की रस्म यहीं ख़त्म करो। और खनक, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, चलो मेरे साथ। खनक मृत्युंजय की बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगती है। कविता जी श्याम जी को भी मृत्युंजय की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो ठीक से उन्हें खनक से मिलने भी नहीं दे रहा था। पर मृत्युंजय को खनक के आंसू देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था।
वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन खनक की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो फिर खनक का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लेकर आता है। बाकी सब भी उसके पीछे बाहर आते हैं। मृत्युंजय फिर कार का गेट खोलता है और खनक को अंदर बैठने को बोलता है। खनक अपने माँ पापा की तरफ आखिरी बार देखती है और कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। मृत्युंजय भी उसके बगल में बैठ जाता है। ड्राइवर फिर कार स्टार्ट करके मैंशन की तरफ मोड़ देता है। वहीं उनके कार के पीछे वाले कार में रणविजय, अवनी, आरोही और अगस्त्य भी बैठ जाते हैं। उनकी कार भी वहां से चली जाती है। मृत्युंजय का मैंशन। मृत्युंजय की कार मैंशन के दरवाजे के बाहर आकर रुकती है। मृत्युंजय फिर खनक का हाथ पकड़कर उसके साथ कार के बाहर आता है। तभी वहां ढोल आ जाते हैं और उनके आसपास खड़े होकर ढोल बजाने लगते हैं। खनक उन सबको देखने लगती है। वहां कुछ औरतें भी आकर खनक और मृत्युंजय के ऊपर फूल डालने लगती हैं। खनक के होंठों पर यह देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। अवनी और आरोही भी कार से उतरती हैं और दोनों मैंशन के अंदर चली जाती हैं। मृत्युंजय अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालता है और खनक के सर पर 11 बार कर उन रुपयों को ढोल वाले और उन औरतों को दे देता है और वो लोग पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। मृत्युंजय फिर खनक का हाथ पकड़कर मैंशन के दरवाजे तक लाता है। अवनी और आरोही दरवाजे पर ही खड़ी थी। अवनी के हाथ में आलते की थाल थी और आरोही के हाथ में चावल से भरा कलश था। उनके पीछे 2 फीमेल सर्वेंट भी खड़ी थी। आरोही चावल से भरे कलश को नीचे जमीन पर रख देती है और आलते की थाल को भी। अवनी फिर आरती की थाल लेती है और खनक और मृत्युंजय की आरती करती है। खनक फिर चावल से भरे कलश को अपने पैर से गिरा देती है और आलते की थाल में पैर रखकर मैंशन के अंदर कदम रखती है। अवनी और आरोही मुस्कुराकर उसे देख रही थी। वहीं खनक अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ मैंशन को देख रही थी। मैंशन अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ की हर एक चीज़ बेशक कीमती थी। मृत्युंजय फिर खनक के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। खनक उसके अचानक उठाने से थोड़ा घबरा जाती है और उसे देखने लगती है। मृत्युंजय मुस्कुराकर बोलता है, मैंशन बाद में देख लेना, अभी चलो कमरे में चलते हैं। यह बोलकर वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और कमरे के अंदर लाकर उसे बेड के पास खड़ा कर देता है। खनक मृत्युंजय का कमरा पहली बार देख रही थी। मृत्युंजय का कमरा बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ दीवार में उसकर खनक की तस्वीर लगी हुई थी और सामने गोल सा किंग साइड का बेड भी लगा हुआ था। खनक अपने और मृत्युंजय की तस्वीर को हैरानी से देख रही थी। तभी मृत्युंजय उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब लाकर बोलता है, चलो अब मुझे जल्दी से किस करो। खनक उसकी किस करने की बात सुनकर उसे कोई जवाब नहीं देती। वो सिर्फ उसके चेहरे को देख रही थी। तभी मृत्युंजय आगे बोलता है, ठीक है, तुम मुझे किस नहीं कर सकती हो तो मैं ही तुम्हें किस कर लेता हूँ। यह बोलकर वो अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाने लगता है। खनक अपने एक हाथ की मुट्ठी को कस लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय को यह देखकर मुस्कुरा देता है क्योंकि यह पहली बार था जब खनक उसे रोक नहीं रही थी, वरना आज से पहले खनक हमेशा उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती थी। मृत्युंजय अपने होंठ उसके होंठों के बेहद करीब ले आता है। वो उसके होंठों पर किस कर पाता। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मृत्युंजय गुस्से में जोर से बोलता है, कौन है दरवाजे पर। मृत्युंजय के अचानक चिल्लाने से खनक डर जाती है और अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। मृत्युंजय फिर उसे छोड़ देता है और जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर एक नौकर खड़ा था। वो डरते हुए किंग से बोलता है, सर मैं मैडम के कपड़े ले आया हूँ। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते बोलता है, आज मेरी शादी हुई है इसीलिए तुझे जान से नहीं मार रहा हूँ, लेकिन अब तो यहाँ नौकरी नहीं करेगा। वो नौकर ये सुनकर रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन मृत्युंजय को उसके रोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो फिर उसके हाथ से कपड़े लेकर कमरे के अंदर आ जाता है और जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर और मृत्युंजय का गुस्सा देखकर खनक को और भी ज़्यादा घबरा जाती है। उसके हाथ में बॉक्स पकड़ाते हुए बोलता है, इसमें तुम्हारे रात का पहनने वाला ड्रेस है तो इसे पहन लेना। खनक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। तभी मृत्युंजय उसके बेहद करीब आ जाता है और उसके गाल पर किस करने के लिए जैसे ही झुकता है तो खनक घबराते हुए पीछे हट जाती है। मृत्युंजय यह देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे खनक सीधा उसके सीने से जा लगती है। खनक को बहुत डर लग रहा था। वो उससे दूर होना चाहती थी,
थी, लेकिन मृत्युंजय से खुद को दूर कर पाना इतना आसान नहीं था। मृत्युंजय अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़ते हुए था और अपने दूसरे हाथ से उसके बाल को कान के पीछे करता है। मृत्युंजय के इस तरह करीब होने से खनक के शरीर में सिरन सी दौड़ जाती है। खनक उसे घबराते बोलती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सुहागरात नहीं मनाना, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मुझे अभी सोने दो। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखते बोलता है, ऐसे कैसे सो सकती हो तुम सुहागरात नहीं मनाना चाहती, पर मैं तो मनाना चाहता हूँ ना। खनक उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। तभी मृत्युंजय उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लेता है और उसे किस करने लगता है। खनक उसके अचानक किस करने से हड़बड़ा जाती है और उसके सीने पर अपना हाथ रख देती है। मृत्युंजय फिर उसके होंठों से होते उसके चेहरे पर किस करने लगता है। खनक को अब तो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो मृत्युंजय को हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर मृत्युंजय उसे छोड़ ही नहीं रहा था। खनक गुस्से में इरिटेट होकर उसके गाल पर जोर से बाइट कर देती है, जिससे मृत्युंजय उसे देखने लगता है, पर अगले ही पल उसके होंठों पर शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते बोलता है, मेरी जंगली बिल्ली, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे बाइट करने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुमने ऐसा सोचा था तो बहुत गलत सोचा था। तुमने मुझे बाइट करके मेरे रोमांस को और हवा दे दिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। यह बोलकर वो खनक को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। खनक उसे डरी भरी नजरों से देख रही थी। मृत्युंजय फिर उसके ऊपर आकर अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है और फिर उसके चेहरे को अपने दूसरे हाथ से उंगली फेरने लगता है। वो अपनी उंगली को खनक के चेहरे से लेकर उसके होंठों तक ले आता है और फिर उसके होंठों को अपनी उंगलियों से छूने लगता है। खनक डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय फिर अपनी उंगली उसके सीने तक ले जाता है और उसके सीने को बाहर को छूने लगता है। खनक को उसकी हरकतों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर मृत्युंजय के होंठों पर तो मुस्कुराहट थी। वो फिर अपनी उंगलियों को उसके पेट तक ले जाता है और उसके नाभि के पास अपनी उंगली को गोल गोल घुमाने लगता है। खनक यह देखकर गुस्से में अपनी आंखें खोलकर बोलती है, यह क्या कर रहे हैं आप? मृत्युंजय, क्या कर रहा हूँ? अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। खनक उसकी बात सुनकर गुस्से में उससे कुछ कहती, तभी मृत्युंजय फिर से उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेट किस करने लगता है। किस करते वक्त वो खनक के होंठों पर हल्का बाइट भी कर देता है। खनक चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मृत्युंजय फिर उसके ड्रेस को पेट से ऊपर तक उठा देता है और उसके पेट और गले पर किस करने लगता है। वो खनक को आज पूरी तरह से अपना बना ही लेना चाहता था, पर खनक को इन सबसे और ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। मृत्युंजय फिर उठकर बैठ जाता है। मृत्युंजय के उठते ही खनक राहत की सांस लेती है। उसे लग रहा था कि मृत्युंजय अब उसे छोड़ देगा, पर अगले ही पल वो मृत्युंजय को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि मृत्युंजय ने अपना शर्ट निकालकर फेंक दिया था और वो फिर से उसके ऊपर आकर उसके पेट को चूमते हुए उसके पेट पर बाइट कर देता है, जिससे खनक की चीख निकल पड़ती है। मृत्युंजय उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और ये बात तब खनक भी जान चुकी थी। मृत्युंजय फिर से उसके होंठों की तरफ झुकने लगता है। खनक डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी मृत्युंजय का मोबाइल बजता है। मोबाइल की आवाज़ सुनकर खनक चैन की सांस लेती है। मृत्युंजय गुस्से में खनक के ऊपर से हट जाता है और फिर टेबल के पास जाकर अपना मोबाइल उठाकर गुस्से में दीवार की तरफ फेंक देता है, जिससे उसका मोबाइल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। खनक ये देखकर और भी ज़्यादा घबरा जाती है और फिर जल्दी से बेड पर रखा बॉक्स उठाकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। मृत्युंजय फिर बेड की तरफ पलटता है, पर खनक को बेड पर ना देकर उसके होंठों पर फिर से डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। यहाँ खनक क्लोजेट रूम के अंदर जाकर जब उस बॉक्स को खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर शॉर्ट नाइट ड्रेस गाउन रखा हुआ था, जिसे मृत्युंजय ने ही उसके लिए भिजवाया था। उस नाइट ड्रेस को देखकर खनक और भी ज़्यादा घबराने लगी थी और फिर खुद में ही बोलती है, यह मैं कहाँ फंस गई, अब मुझे यह पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भारी लहंगे में मुझसे ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा है और ऊपर से उस डेविल का गुस्सा देकर और भी ज़्यादा डर लग रहा है। यह बोलकर वो उस ड्रेस को पहनने लगती है। कुछ देर के बाद क्लोजेट रूम का दरवाज़ा खुलता है और खनक बाहर आती है। वो फिर कमरे के चारों तरफ देखती है
पर उसे कमरे में मृत्युंजय कहीं नजर नहीं आता। खनक उसे ना देखकर खुद में ही बोलती है, लगता है डेविल चला गया, इससे पहले वो वापस आए। मैं काम करती हूँ, जल्दी से अपने गहने निकाल कर सो जाती हूँ। अगर मैं सो जाऊंगी तो वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह बोलकर वो मिरर के सामने आकर बैठ जाती है और खुद को मिरर में देखने लगती है। उस शॉर्ट नाइट ड्रेस में खनक को उसका शरीर नजर आ रहा था। उस ड्रेस में खुद को देखकर खनक को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगी थी, पर उस ड्रेस को पहनने के अलावा उसके पास दूसरा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ड्रेस नहीं था पहनने के लिए। इसीलिए उसे आज उस नाइट ड्रेस में ही सोना था। कनक फिर जल्दी से अपने गहने निकालकर टेबल पर रखने लगती है। आखिर में वो अपने गले का मंगलसूत्र निकालने लगती है। तभी मृत्युंजय उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। मृत्युंजय के अचानक बाहों में भरने से खनक हड़बड़ा जाती है। मृत्युंजय फिर अपने होठ उसके कान के पास लाकर धीरे से बोलता है, यह गलती मत करना, यह मंगलसूत्र मेरे नाम का है, तो इसे भूल कर भी उतारने की अगर तुमने गलती की तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगा। खनक मृत्युंजय की बात सुनकर घबरा जाती है। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उसे पलट कर भी देखे। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। खनक के अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो पलटकर मृत्युंजय की तरफ भी देखे। मृत्युंजय पीछे से उसे चिपका हुआ था। वो फिर उसके नाइट ड्रेस में अपने हाथ फेरते बोलता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम इस ड्रेस में। यह बोलकर वह उसके बाल को एक तरफ से आगे कर देता है और पीछे से उसके गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसके गर्दन को चूमने लगता है, जिससे खनक अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय अपना एक हाथ उसके पेट पर रखा हुआ था और धीरे धीरे उसके पेट को दबा रहा था। खनक आंख बंद किए हुए ही उससे बोलती है, मृत्युंजय छोड़िए मुझे। मृत्युंजय उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुस्कुरा देता है। अगले ही पल वो उसे झटके से अपनी तरफ पलटता है और फिर उसके दोनों बाजू पर अपना हाथ रखकर उसे दीवार से लगा देता है और खुद भी उसके सामने आकर उसे चिपक जाता है, जिससे खनक अब हिल भी नहीं पा रही थी। मृत्युंजय अपने बॉडी का पूरा भार उस पर डाल देता था। खनक यह देखकर जैसे ही अपना हाथ उसे धक्का देने के लिए उठाती है, तभी मृत्युंजय उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ उठा देता है और फिर उसके होठों की तरफ झुककर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसके होठों को बंद कर देता है। खनक की आंखें बड़ी हो जाती हैं, इसीलिए वो अपने दोनों होठों को आपस में मिलाकर कसकर बंद कर देती है। मृत्युंजय यह देखकर उसे एग्रेसिव तरीके से किस करने लगता है और बार बार अपनी जीभ से उसके होठों को खोलने की कोशिश करने लगता है। खनक के पूरे शरीर में सिरन सी दौड़ पड़ती है। वो हिलने की कोशिश करती है, पर मृत्युंजय के बॉडी के प्रेशर के कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी। मृत्युंजय उसके होठों पर और प्रेशर देने लगता है, जिससे खनक के होठ खुल जाते हैं। मृत्युंजय को यह एहसास होते ही जल्दी से अपनी जीभ उसके होठों के अंदर डाल देता है और उसे किस करने लगता है। खनक उसके किस करते ही सब कुछ भूल जाती है और उसके किस को महसूस करने लगती है। मृत्युंजय खनक को पैशनेट किस करने लगता है। वहीं खनक कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद शांत हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय का किस उसे अब सुकून पहुंचा रहा था। मृत्युंजय खनक को किस करना काफी अच्छा लग रहा था। दोनों सब कुछ भूल चुके थे और एक दूसरे में खोए हुए थे। मृत्युंजय बड़े शिद्दत से उसके होठों को चूम रहा था। कुछ देर के बाद जब उसे एहसास होता है कि खनक को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है, तो वो उसके होठों से अलग हो जाता है। खनक उसके अलग होते ही लंबी लंबी सांस लेने लगती है। मृत्युंजय उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। माई को सेक्सी नाइट ड्रेस में देखकर मृत्युंजय के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। वहीं खनक मृत्युंजय को खुद को ऐसे देखते हुए देखकर गुस्से में बोलती है, मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो। मृत्युंजय मुस्कुराकर, देख रहा हूँ कि मेरी बीवी कितनी सेक्सी है। मृत्युंजय के मुंह से सेक्सी शब्द सुनकर खनक के कान गर्म हो जाते हैं। वह गुस्से में बोलती है, आप बहुत बड़े बेशरम हो, आप में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ना। मृत्युंजय उसके बात सुनकर उसके कमर पर अपना हाथ डालता है और उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे खनक उसके सीने से जा लगती है। मृत्युंजय फिर उसके होंठ उसके कान के पास रखकर दिलकश भरी आवाज में बोलता है, शर्म तो बहुत आती है वाइफी, पर क्या करूं, तुम्हें देखकर ना सारी शर्म भूल जाता हूं। आखिर मेरी बीवी इतनी हॉट और सेक्सी जो है, अगर शर्म करूंगा तो फिर प्यार कब करूंगा।
यह बोलकर वह अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाने लगता है तो खनक फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय फिर मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लेता है। खनक अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। मृत्युंजय उसके बगल में आकर लेट जाता है और उसे कसकर अपनी बाहों में भरते बोलता है, चलो सो जाओ, गुड नाइट, तुम भी थक चुकी होगी। यह बोलकर वो खनक के सीने पर अपना सर रखकर कुछ ही मिनट में सो जाता है। वही खनक को इस बात की हैरानी होती है कि मृत्युंजय ने उसे किस करने के अलावा उसके साथ और कुछ भी नहीं किया। वो मृत्युंजय के चेहरे की तरफ देखने लगती है। मृत्युंजय खनक के साथ तब तक कुछ नहीं करना चाहता था जब तक खनक की मर्जी ना शामिल हो। वो खनक से प्यार करता था, इसीलिए खनक को प्यार से जीतना चाहता था, ना कि उसे जबरदस्ती हासिल करना चाहता था। अगली सुबह खनक की नींद खुलती है और वह बेड पर बैठकर कमरे के चारों तरफ देखती है, पर उसे कमरे में कोई भी नहीं दिखता। खनक को फिर रात वाली घटना याद आती है। वो मृत्युंजय के साथ बिताए पल को याद करके खुद में ही बोलती है, लगता है डेविल अभी नहीं है, इससे पहले डेविल कमरे में आए मुझे जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए। यह बोलकर वह अलमारी के पास आती है और अलमारी का दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसकी अलमारी में कई सारे ब्रांडेड के खूबसूरत कपड़े रखे हुए थे जिनकी कीमत लाखों में थी। खनक उन सभी कपड़ों को हैरानी से देखने लगती है। मृत्युंजय ने खनक के लिए पूरी अलमारी ब्रांडेड कपड़ों से भर दिया था। खनक उन कपड़ों को देखकर खुद में बोलती है, ये सभी कपड़े कितने खूबसूरत हैं, लगता है डेविल ने यह सब किया है। कभी कभी वह ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे उन पर बहुत प्यार आता है। वह बोलकर वह मुस्कुराते हुए एक ड्रेस निकालकर बाथरूम के अंदर नहाने चली जाती है। वहीं मृत्युंजय अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने एक डॉक्टर खड़ा था जो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। मृत्युंजय के पास अगस्त्य और रणविजय भी खड़े हुए थे। मृत्युंजय डॉक्टर को अपनी जलती नज़रों से देख रहा था। डॉक्टर के हाथ में एक पेपर था। वो उस पेपर को बड़े ही सावधानी से पढ़ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसे मृत्युंजय के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। मृत्युंजय फिर अपनी रौबदार आवाज़ में उस डॉक्टर से बोलता है, क्या हुआ डॉक्टर, कुछ बोलोगे या खामोशी खड़े रहोगे। डॉक्टर मृत्युंजय की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोलता है, सर आपकी पत्नी की याददाश्त जल्दी वापस आ सकती है। लेकिन यह बोलकर डॉक्टर अपनी बात अधूरे में ही छोड़ देता है और खामोश हो जाता है। मृत्युंजय उसकी अधूरी बात सुनकर गुस्से में उस पर चिल्लाते बोलता है, लेकिन क्या, आगे बोलो वरना अभी तुम्हारी जान ले लूँगा। डॉक्टर मृत्युंजय की धमकी सुनकर घबरा जाता है और हकलाते बोलता है, सर वो अगर आपकी पत्नी की याददाश्त वापस आए तो वह पहले की तरह हो जाएंगी। हो सकता है वह अभी भी सारी बात भूल जाएं, आपकी और उनकी शादी हुई है यह भी वह भूल सकती हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर मृत्युंजय उसे जाने का इशारा करता है तो डॉक्टर जल्दी से कमरे के बाहर चला जाता है। वो बाहर आकर अपने भगवान को याद करने लगता है और लंबी सांस लेता है। उसे मृत्युंजय के रूप में अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर फिर वहां से चला जाता है। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद अगस्त्य मृत्युंजय के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या सोच रहा है। मृत्युंजय अगस्त्य की तरफ देखकर बोलता है, अगस्त्य डॉक्टर ने कहा है कि अगर खनक की याददाश्त वापस आ गई तो वह पहले की तरह हो जाएगी। वह पहले की तरह मुझसे नफरत करती थी, मुझे देखना तक पसंद नहीं करती थी, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उसकी याददाश्त कभी भी वापस आए। मुझे अभी वाली खनक पसंद है, उसे अभी कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वह मेरे साथ रह रही है और उसने मुझसे शादी भी की है। मैं उसे बिल्कुल भी पहले की तरह ठीक नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तू ऐसी दवा का पता लगा जिससे खनक की याददाश्त कभी वापस आए ही ना। मृत्युंजय की यह बात सुनकर अगस्त्य और रणविजय हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रणविजय फिर उससे बोलता है, मृत्युंजय यह तुम क्या बोल रहे हो। मृत्युंजय अपनी जगह से खड़ा होते बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। तुम दोनों ऐसी दवा का पता लगाओ जिससे खनक को अपना पास कभी याद ना आ पाए, वह अभी जैसी है वैसी ही रहे। मैं खनक को अब खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, मैं उसे नहीं खोना चाहता। यह बोलकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। यहाँ खनक तैयार होकर नीचे किचन में आती है। किचन में अवनी और आरोही पहले से ही मौजूद थी। वह दोनों खनक को देखकर मुस्कुरा देती हैं। खनक ने मैरून कलर का भारी और डिजाइनर साड़ी पहना हुआ था। उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था। हाथों में लाल चूड़ियों के साथ जड़ाऊ कंगन पहनी हुई थी। कानों में लंबे लंबी इयररिंग, पैरों में पायल पहनी थी। माथे
माथे पर बिंदी और चेहरे पर हल्का मेकअप किया हुआ था। बालों का जूड़ा सजाकर उसमें गजरा भी लगाई हुई थी। वो आज सबसे ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। वो अवनी और आरोही के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी अवनी उसे छेड़ते बोलती है, क्या बात है कनक, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं मृत्युंजय तुम्हें देखकर अपने होश ना खो दे। आरोही भी उसे छेड़ते बोलती है, बिल्कुल सही बोला अवनी तूने, यह रात के प्यार का जादू है। तभी तो देखो कनक का चेहरा कितना खिला हुआ लग रहा है, लगता है मृत्युंजय ने कल रात जी भर के प्यार किया है कनक को। तभी तो कनक के चेहरे से खूबसूरती की निखार जा ही नहीं रही है। ये बोलकर वो दोनों हंसने लगती हैं। वहीं कनक उन दोनों की बात सुनकर शर्माते हुए अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। कनक अवनी और आरोही किचन में खड़ी थी। अवनी और आरोही कनक को मृत्युंजय का नाम लेकर बार बार छेड़ रही थी। कनक फिर उन दोनों की तरफ देखकर गुस्से में बोलती है, चुप करो तुम दोनों, और मुझे यह बताओ कि मृत्युंजय को खाने में क्या पसंद है। आज मैं उनके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। कनक की यह बात सुनकर अवनी अपने कमर पर हाथ रखकर उसे देखते बोलती है, अच्छा तू मीठा बनाएगी, तुझे खाना बनाना आता भी है क्या। कनक अवनी की बात सुनकर सोचने लगती है, उसे तो सच में खाना बनाना नहीं आता था। जब वह अरविंद के साथ थी तो अरविंद ही उसके लिए खाना बनाया करता था। वो फिर मासूमियत से अपना सर ना में हिला देती है। तो अवनी उसके सिर पर हल्का चपत लगाते बोलती है, फिर तू खाना कैसे बनाएगी, एक काम कर, ब्रेकफास्ट हम बना देते हैं, तू मीठे में कुछ बना दे, हम तुझे बताते हैं, तू वैसे बनाते जाना। कनक अवनी की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। अवनी और आरोही फिर उसे हलवा कैसे बनाते हैं बताने लगती हैं और कनक उनके बताए अनुसार हलवा बनाने लगती है। हलवा अभी आधा ही बना था, तभी अगस्त्य किचन के अंदर आता है और आरोही से बोलता है, आरोही तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रहा हूँ। आरोही उसकी बात सुनकर उससे बोलती है, पर मैंने तो सुना नहीं। अगस्त्य उसे अपने गोद में उठाते बोलता है, तो अब सुन लो, चलो कमरे में और चलकर मेरे कपड़े निकाल दो। तुम तो जानती हो ना, तुम रोज़ मुझे कपड़े निकाल कर देती हो, तभी मैं उन कपड़ों को पहनकर ऑफिस जाता हूँ, तो आज मेरे कपड़े क्यों नहीं निकाले तुमने। चलो अब। ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। अवनी और कनक उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। तभी अवनी को भी याद आता है कि उसे भी रणविजय ने बुलाया था। वह कनक को समझाकर किचन से चली जाती है। कनक अब अकेले किचन में थी। वह फिर हलवा बनाकर गैस ऑफ करती है और वह भी किचन से चली जाती है। कुछ देर के बाद आरोही किचन के अंदर आती है और हलवे की तरफ देखते बोलती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, कनक और अवनी दीदी कहाँ गए। और कनक ने इतनी जल्दी हलवा बना भी दिया। कनक को तो हलवा बनाना आता भी नहीं था और ये देखो इतनी जल्दी हलवा बना भी दिया इसने। यह बोलकर वो हलवे की तरफ देखने लगती है। हलवा अभी ठीक से पका भी नहीं था। ये देखकर आरोही फिर से गैस ऑन करके हलवे को ठीक से बनाने लगती है और फिर उसमें चीनी मिक्स कर देती है। हलवा पूरी तरह से बनने के बाद आरोही फिर गैस ऑफ करके किचन के बाहर चली जाती है। आधे घंटे बाद अगस्त्य और रणविजय रेडी होकर डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं। तभी उन दोनों की नज़र कनक पर पड़ती है। कनक को देखकर उन दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगस्त्य फिर कनक से बोलता है, ब्यूटीफुल। अगस्त्य की बात सुनकर कनक उसकी तरफ देखने लगती है तो अगस्त्य मुस्कुराकर आगे बोलता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो कनक, मैं तो तुम पर से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा हूँ। रणविजय भी कनक को देख रहा था। कनक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी पीछे से मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज़ आती है, अगर तुम दोनों ने अभी अपनी नज़रें मेरी बीवी से नहीं हटाई तो आगे होने वाले अंजाम के लिए तैयार रहना। मृत्युंजय की आवाज़ सुनकर अगस्त्य और रणविजय डर से अपनी जगह पर जम जाते हैं। दोनों फिर जल्दी से अपनी नज़रें कनक से हटाकर मृत्युंजय की तरफ पलट कर देखते हैं। मृत्युंजय कनक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर अगस्त्य और रणविजय से बोलता है, मेरी पत्नी को देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है, समझे तुम दोनों। और तुम दोनों की शादी हो गई है ना, तो जाकर अपनी पत्नियों को देखो, ना कि मेरी पत्नी को। यह बोलकर वो उन दोनों के सामने कनक के होंठों पर किस कर देता है। मृत्युंजय के किस करते अगस्त्य और रणविजय जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेते हैं। वहीं कनक को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो मृत्युंजय को ही देख रही थी। शर्म से उसके दोनों गाल लाल हो गए थे। उसका मन कर रहा था कि वो अभी कहीं भाग कर चली जाए, क्योंकि मृत्युंजय बहुत बेशर्म था, जो कुछ भी बोलने या करने के पहले एक बार भी नहीं सोचता था।
खनक को इस समय बहुत ही गुस्सा आ रहा था और शर्म भी आ रही थी। अगस्त्य और रणविजय खनक की तरफ देखने लगते हैं तो खनक वहां से चली जाती है। अगस्त्य फिर मृत्युंजय से बोलता है, यार थोड़ा तो शर्म कर ले, हमारे सामने ही तूने खनक को किस कर लिया। बेचारी कितना शर्मा रही थी, तो कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है ना। मृत्युंजय अगस्त्य की बात सुनकर उसकी तरफ देखते बोलता है, अगर सोचूंगा तो करूंगा कब। रणविजय फिर अगस्त्य से बोलता है, कोई फायदा नहीं है इसे समझाने का, चलो चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे मैंने सुना है कि आज मृत्युंजय के लिए उसका फेवरेट हलवा खनक ने बनाया है। मृत्युंजय जब ये सुनता है तो जल्दी से डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है। अगस्त्य और रणविजय भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं। तीनों फिर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। अवनी, आरोही और खनक टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाती हैं। मृत्युंजय हलवे की तरफ देखने लगता है तो खनक उसके प्लेट में हलवा डाल देती है। मृत्युंजय एक चम्मच हलवा खाता है और फिर नज़र उठाकर खनक की तरफ देखने लगता है, क्योंकि हलवा ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बन गया था। उसमें आरोही और खनक ने 2 बार चीनी जो डाल दिया था। मृत्युंजय कुछ नहीं बोलता और खामोशी से हलवा खाने लगता है। तभी अगस्त्य अपनी प्लेट आगे करते बोलता है, खनक हमें भी तो हलवा दो। खनक मुस्कुराकर उसके प्लेट में जैसी हलवा डालने लगती है, तभी मृत्युंजय खनक की तरफ देखकर बोलता है, कोई भी हलवे को हाथ नहीं लगाएगा, पूरा हलवा सिर्फ मैं खाऊंगा। मृत्युंजय की बात सुनकर अगस्त्य का मुंह बन जाता है। वह चिढ़ते बोलता है, यह क्या बात हुई कि पूरा तू खाएगा? अरे हमें भी तो टेस्ट करना है कि खनक ने कैसा हलवा बनाया है। मृत्युंजय अगस्त्य की तरफ वार्निंग भरी नज़रों से देखते बोलता है, मैंने कहा ना, कोई भी हलवे को हाथ नहीं लगाएगा। खनक ने पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया है और उसकी बनाई हुई हर चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है, समझे तुम लोग। यह बोलकर वह पूरा हलवे का बाउल अपनी तरफ कर लेता है और हलवा खाने लगता है। सभी खामोशी से उसे देख रहे थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उससे कुछ बोल सके। खनक भी मृत्युंजय को ही देख रही थी। कुछ देर के बाद मृत्युंजय का मोबाइल बजता है। मृत्युंजय मोबाइल में नंबर देखकर उठाते बोलता है, मैं अभी आया, कोई भी हलवे को हाथ नहीं लगाएगा। यह बोलकर वो तुरंत वहां से चला जाता है। मृत्युंजय के जाते अगस्त्य जल्दी से अपने प्लेट में हलवा डालता है और खाने लगता है। आरोही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अगस्त्य कहाँ उसकी सुनने वाला था। वह हलवे को जैसे ही खाता है तभी ज़्यादा मीठा होने के कारण जल्दी से पानी पीते बोलता है, इस हलवे में तो चीनी भरा पड़ा है, कितना मीठा बना है ये। अगस्त्य की बात सुनकर सभी लोग हलवे को टेस्ट करते हैं। हलवे में ज़रूरत से ज़्यादा चीनी पड़ गया था। आरोही ये देखकर खनक से पूछती है, तूने चीनी डाला था क्या? खनक उसकी बात सुनकर उसे जवाब देती है, हाँ, जब आप लोग चली गई थी तो मैंने चीनी डाल दिया था। आरोही उसकी बात सुनकर अपना सर पकड़कर बोलती है, क्या? पर चीनी तो मैंने भी डाल दिया था। यह सोचकर कि शायद तुम चीनी डालना भूल गई होगी, इसीलिए तो हलवा इतना मीठा बन गया है। लेकिन मृत्युंजय एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा क्यों? खनक आरोही की बात सुनकर मृत्युंजय के बारे में सोचने लगती है। तभी मृत्युंजय कॉल पर बात करने के बाद वापस डाइनिंग एरिया की तरफ आता है और सबकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि सब उसे ही घूर रहे थे। मृत्युंजय फिर अपनी चेयर पर बैठते बोलता है, क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? खनक मृत्युंजय के पास आकर उससे पूछती है, हलवे में बहुत ज़्यादा चीनी डला हुआ है, यह हलवा ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बन गया है, फिर भी तुमने एक शब्द भी नहीं बोला, ऐसा क्यों? मृत्युंजय उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी गोद में खींच लेता है, जिससे खनक उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। मृत्युंजय फिर उसके हाथ को चूमते बोलता है, क्योंकि मेरी जान ने पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया है और मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था हलवा, इसमें मेरी खनक का प्यार मिला हुआ है तो मीठा तो होगा ना। फिर सबकी तरफ देखकर, और मैंने तुम सबसे बोला था ना कि हलवे को कोई भी टेस्ट नहीं करेगा। खनक की बनाई हुई हर चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक हो सकता है, तो किसने हलवा खाया? मृत्युंजय का सवाल सुनकर सभी इधर उधर देखने लगते हैं। वहीं खनक मृत्युंजय के चेहरे को ही देख रही थी। मृत्युंजय का इतना प्यार देकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह फिर मृत्युंजय के गले से लग जाती है। मृत्युंजय अचानक खनक के गले लगने से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब खनक खुद से उसके गले लगी थी। मृत्युंजय के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो भी खनक को अपनी बाहों में भर लेता है। सभी उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रणविजय अवनी को अपने गले से लगा लेता है और अगस्त्य आरोही को अपने गले से लगा लेता है। सभी कपल एक दूसरे के गले लगे हुए थे। कुछ देर के बाद खनक मृत्युंजय से दूर हटती है और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोलती है,
अब तुम ऑफिस जाओ। मृत्युंजय का मन तो नहीं कर रहा था ऑफिस जाने का, लेकिन वह खनक की बात को मना भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लेता है। खनक भी मुस्कुरा देती है। मृत्युंजय फिर अगस्त और रणविजय की तरफ देखता है। वह दोनों तो अवनी और आरोही से अलग ही नहीं होना चाहते थे। मृत्युंजय फिर अपनी तेज आवाज में बोलता है, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो ऑफिस चले। मृत्युंजय की आवाज सुनकर अवनी और आरोही दूर हट जाती हैं। अवनी और आरोही के हटते अगस्त्य और रणविजय घूर कर मृत्युंजय की तरफ देखने लगते हैं। अगस्त्य फिर मृत्युंजय से बोलता है, ऑफिस जाना जरूरी है क्या? आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी आरोही के बाहों में ही रहूं। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर उसे गौर से देखता है। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर उसे जवाब देता है, ठीक है, अगर आरोही की बाहों में इतना ही रहने का मन कर रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, आज ऑफिस तेरे कमरे में शिफ्ट करवा देता हूँ, क्योंकि ऑफिस का काम तो मैं तुझे छोड़ने नहीं दूंगा। अगस्त्य मृत्युंजय की बात सुनकर गुस्से में खड़ा होता है और फिर खनक के पास आकर धीरे से बोलता है, खनक, अपने इस पति को थोड़ा प्यार करना सिखाओ, एक नंबर का खड़ूस इंसान है ये। खनक अगस्त्य की बात सुनकर हंसने लगती है। मृत्युंजय फिर अगस्त्य के हाथ पकड़कर उससे बोलता है, अब चले। अगस्त्य का मन तो नहीं था ऑफिस जाने का, पर मृत्युंजय की बात वो टाल भी नहीं सकता था, इसीलिए वो मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। रणविजय भी उन दोनों के पीछे चला जाता है। अवनी, खनक और आरोही उन तीनों को देखकर हंसने लगती हैं। मृत्युंजय, अगस्त्य और रणविजय बाहर आकर कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। ड्राइवर के बगल में रणविजय बैठा हुआ था, वहीं अगस्त्य और मृत्युंजय पीछे बैठे थे। मृत्युंजय फिर अपना लैपटॉप ऑन करता है और खनक को देखने लगता है। अगस्त्य लैपटॉप में खनक को देखकर हैरानी से बोलता है, तूने घर पर कैमरा लगाया है, पर क्यों किया तूने ऐसा? मृत्युंजय उसे जवाब देता है, क्योंकि मैं अब कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, मैं खनक को नहीं खो सकता। बहुत मुश्किल से खनक मुझे मिली है और वह भी मुझसे प्यार करने लगी है। मैं नहीं चाहता उसकी याददाश्त कभी भी वापस आए, इसीलिए मैंने डॉक्टर से बोलकर उसकी दवाइयाँ भी बदलवा दिया है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं बाहर का कोई आदमी आकर उसे सच्चाई ना बता दे, इसीलिए मैंने घर पर कैमरा लगाया है और हर वक्त नज़र रखता हूँ, और गार्ड को भी खासकर बोल दिया है कि वो खनक को कभी भी अकेले बाहर ना जाने दे और बाहर का कोई भी आदमी घर के अंदर ना पाए, इसीलिए मैंने घर के अंदर कैमरा लगाया है। मैं अपनी खनक को दोबारा नहीं खोना चाहता। अगस्त्य, रणविजय, मृत्युंजय की यह बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मृत्युंजय का ऑफिस दोपहर के करीब 2 बजे। मृत्युंजय अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। काम पूरा होने के बाद वह लैपटॉप बंद कर देता है और चेयर से अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वह सुबह से लैपटॉप में काम कर रहा था और ज़्यादा लैपटॉप देखने के कारण उसकी आंखों में हल्का जलन भी महसूस होने लगा था। पर आंख बंद करते उसकी आंखों के सामने खनक का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगता है। खनक को याद करते मृत्युंजय के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर जल्दी से अपनी आंखें खोलकर लैपटॉप ऑन करता है और खनक को देखने लगता है, पर उसे खनक कमरे में कहीं नहीं दिखती। मृत्युंजय फिर घर के सभी एरिया का लैपटॉप ऑन करके खनक खोजने लगता है। तभी उसकी नज़र किचन में जाती है। खनक फ्रिज के सामने खड़ी थी। वो फिर फ्रिज से कई सारे चॉकलेट्स निकालकर कमरे में आकर बेड पर बैठ जाती है और चॉकलेट खाने लगती है। मृत्युंजय गौर से उसे देख रहा था। कुछ ही देर में कमरे में पूरे फ्लोर पर रैपर गिरा हुआ था। खनक का मुंह यहाँ तक कि उसका पूरा चेहरा चॉकलेट से सना हुआ था और इस समय वह बहुत ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। मृत्युंजय तो उसकी क्यूटनेस देखकर ही पागल हो रहा था। वह अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते बोलता है, मन कर रहा है कि अभी आकर तुम्हें खा जाऊं। तुम रोज मुझे तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर देती हो जान। पता नहीं कितनी बार तुम मेरा दिल जीतोगी। हर रोज तुम्हारे लिए मेरा जुनून और प्यार बढ़ने लगा है। ये बोलकर वो खनक को कॉल लगा देता है। खनक टीवी ऑन करके टॉम एंड जेरी कार्टून देख रही थी, पर तभी उसका मोबाइल बजता है। वह मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखती है। मृत्युंजय का नंबर देकर वो मुंह बनाते बोलती है, इनको भी अभी कॉल करना था क्या? जब मेरा टीवी देखने का टाइम आता है तभी ये मुझे कॉल करते हैं। यह बोलकर वह मोबाइल साइड में रख देती है। वहीं मृत्युंजय अब गुस्से में उसे घूर रहा था, क्योंकि खनक उसका कॉल नहीं उठा रही थी। मृत्युंजय फिर गुस्से में बोलता है, खनक कॉल उठाओ, और अब अगर तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया ना तो मैं अभी इसी वक्त घर आ जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। ये बोलकर वह वापस खनक को कॉल लगा देता है। खनक का मोबाइल फिर से बजने लगता है, पर वो इस नंबर को देखकर
कुछ सोचकर फ़ोन उठा लेती है और ज़बरदस्ती मुस्कुराते बोलती है, हेलो, तुमने मुझे इतनी देर के बाद क्यों कॉल किया? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आई मिस यू सो मच। कनक की बात सुनकर मृत्युंजय की भौहें तन जाती हैं। वह लैपटॉप में घूरते बोलता है, अच्छा, मेरी बहुत याद आ रही है तुम्हें? कनक मुस्कुराते बोलती है, हाँ, बहुत ज़्यादा याद आ रही है मुझे तुम्हारी। मैं बोर हो रही हूँ, मुझे बाहर जाना है, घूमने जाना है। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? मृत्युंजय उसकी बात सुनकर उसे मना करते बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम अकेले बाहर नहीं जाओगी। कनक उसकी बात सुनकर मुंह बनाते बोलती है, अकेले नहीं, मैं तो आरोही और अपनी दीदी के साथ जाऊंगी, प्लीज़ जाने दो ना। मृत्युंजय, मैंने कहा ना नहीं। कनक फिर से उसके मुंह से ना सुनकर गुस्से में बोलती है, मैं तो कॉल रख रही हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। यह बोलकर वह जैसे कॉल काटने को होती है तभी मृत्युंजय मुस्कुराकर बोलता है, मेरी जान नाराज होगी। कनक अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। मृत्युंजय उसे स्क्रीन में देखकर मुस्कुरा रहा था। वह फिर उसे बोलता है, ठीक है, काम करो, तुम रेडी हो जाओ, मैं आधे घंटे में घर आ रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा। कनक उसकी बात सुनकर खुशी से उछलते बोलती है, क्या सच में तुम घर आ रहे हो? मृत्युंजय, हाँ, मैं घर आ रहा हूँ। ये बोलकर वो कॉल काट देता है और स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। कनक मोबाइल रखकर बेड पर खड़ी होकर डांस करने लगती है। मृत्युंजय उसे देखकर मुस्कुराते हुए स्क्रीन को अपने होठों से चूम लेता है। 1 घंटे बाद मृत्युंजय अपने मेंशन में आकर सीधा कमरे में चला जाता है। तभी उसकी नज़र कनक पर पड़ती है। कनक मिरर के सामने खड़ी थी और अपने कान में ईयरिंग्स पहन रही थी। मृत्युंजय उसे देखते ही रह जाता है। कनक ने पिंक कलर का लॉन्ग गाउन ड्रेस पहना हुआ था, उसके बाल पीछे से खुले हुए थे और इस समय वह भला की खूबसूरत लग रही थी। मृत्युंजय जैसे उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी कनक को अपनी बाहों में लेकर जी भर के प्यार करे, लेकिन वह अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है। वो फिर कमरे के अंदर आता है तो कनक उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराकर बोलती है, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, चलो मैं तैयार हूँ, चलते हैं। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों मेंशन के बाहर आकर कार की तरफ आते हैं। मृत्युंजय कार का डोर खोलता है। कनक कार में बैठ जाती है। मृत्युंजय भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करके बाहर सड़कों पर दौड़ा देता है। कनक खिड़की से बाहर देख रही थी। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही हुआ था कि कनक जोर से बोलती है, मृत्युंजय, जल्दी कार रोको। मृत्युंजय उसके अचानक बोलने से हड़बड़ा जाता है और बीच रास्ते में कार रोक देता है। कनक कार का डोर ओपन करने की कोशिश करने लगती है पर मृत्युंजय ने उसे ऑटो लॉक किया हुआ था। कनक उसे गुस्से में बोलती है, ये खुल क्यों नहीं रहा है, खोलो इसे। मृत्युंजय उसे आंखें दिखाकर उससे पूछता है, तुमने कार क्यों रुकवाया, पहले ये बताओ। कनक उसे उंगली से दूसरी तरफ देखने के लिए इशारे में बोलती है। मृत्युंजय रोड के दूसरी तरफ देख आता है जहाँ कॉटन कैंडी वाला खड़ा था। कनक फिर मासूम सा चेहरा बनाकर उससे बोलती है, मुझे वो खाना है और प्लीज़ मना मत करना क्योंकि मैं खाऊंगी। वो इस समय इतनी क्यूट लग रही थी कि मृत्युंजय का मन कर रहा था कि वो उसे कसकर अपनी बाहों में भर ले। वो उसे बोलता है, जान, ऐसे रोड की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तुम्हें कॉटन कैंडी खाना है ना, तो मैं तुम्हारे लिए घर पर बनवा दूंगा। कनक ये सुनकर उससे जिद करते बोलती है, नहीं, मुझे यही वाला खाना है, मैं घर का बना हुआ नहीं खाऊंगी, मुझे यही खाना है, यही खाना है, मुझे बस यही खाना है। मृत्युंजय आखिर अपनी प्यारी बीवी की जिद के आगे हार मान लेता है। वो उसे बोलता है, ठीक है, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। कनक उसे बोलती है, नहीं, मैं लेकर आऊँगी। मृत्युंजय उससे अपने पर्स से कार्ड निकाल कर देते बोलता है, ये लो। कनक उस कार्ड की तरफ देखती है, फिर घूरकर मृत्युंजय की तरफ देखकर बोलती है, ये कार्ड वहाँ नहीं चलेगा, समझे। मृत्युंजय ये सुनकर उसे 500 का नोट देते बोलता है, अच्छा ठीक है, ये लो फिर। कनक उससे फिर बोलती है, 500? अब मैं 500 का चेंज कहाँ से लाऊंगी, तुम रहने दो, मैं अपना पर्स लेकर आई हूँ। वो फिर कार से उतरकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कनक कॉटन कैंडी लेकर आती है और साइड में बैठ जाती है। मृत्युंजय ये देखकर हैरान हो जाता है कि कनक ने अपने हाथ में 4 बड़ी बड़ी कॉटन कैंडी पकड़ी हुई थी। मृत्युंजय एक कॉटन कैंडी उसके हाथ से लेने की कोशिश करता है पर कनक दूसरी तरफ पलटकर उसे बोलती है, ये मेरा है, तुम्हें चाहिए तो तुम अपना खुद खरीद लो। मृत्युंजय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी ये बात सुनकर कनक मृत्युंजय से बोलती है, मैं अपना नहीं दूंगी, तुम अपना खुद खरीद लो। कनक की ये बातें सुन
सुनकर मृत्युंजय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगले ही पल वो उसे गुस्से में बोलता है, खनक एक मुझे भी दो वरना मैं जबरदस्ती ले लूंगा। तो मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। खनक उसे आंखें दिखाती है। मृत्युंजय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर बोलता है, सोच लो, या तो तुम मुझे एक दे रही हो या मैं अपने तरीके से ले लूं। खनक ना चाहते भी एक कॉटन कैंडी उसकी तरफ कर देती है। ये देखकर मृत्युंजय मुस्कुरा देता है। खनक ने जो और 3 कॉटन कैंडी पकड़ा हुआ था वो उसे खोलकर जल्दी जल्दी खाने लगती है ताकि मृत्युंजय उससे वो भी ना मांग ले। मृत्युंजय ये देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे खनक की हरकत बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो खनक को कसकर अपनी बाहों में भर ले। वो फिर कार स्टार्ट करके मॉल की तरफ मुड़ देता है। थोड़ी देर में दोनों मॉल पहुंचते हैं। मृत्युंजय मॉल की पार्किंग में कार लगाता है और दोनों कार से उतरते हैं। मृत्युंजय खनक की तरह देखता है जिसके होठों पर बहुत सारे जगह कॉटन कैंडी लग चुकी थी। मृत्युंजय अपना रुमाल निकालकर उसके होठों को साफ करते बोलता है, एकदम बच्चों की तरह खा रही थी तुम, अगर इतना ही पसंद है तो मैं और ले आऊंगा। खनक तो उसकी बात सुनी नहीं रही थी। उसकी नज़र तो मृत्युंजय के कॉटन कैंडी पर थी जो उसने अभी तक नहीं खाया था। खनक उससे बोलती है, तुम अपना कॉटन कैंडी नहीं खाओगे तो मुझे दे दो। मृत्युंजय कॉटन कैंडी अपने पीछे करके बोलता है, नहीं, अपना खा लिया ना तुमने, अब ये मेरा है, ये मैं ही खाऊंगा। खनक मुंह बनाकर बोलती है, प्लीज़ एक बाइट, ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। मृत्युंजय से आंखें दिखाकर बोलता है, नहीं। खनक मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। मृत्युंजय मुस्कुराकर कॉटन कैंडी उसके सामने करके बोलता है, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों साथ में खाते हैं, ठीक है। खनक के चेहरे पर यह सुनकर चमक आ जाती है और वो जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। मृत्युंजय फिर कॉटन कैंडी को अपने और उसके बीच में रख देता है। खनक अपने होठ कॉटन कैंडी पर रख दिया और मृत्युंजय भी ऐसा करता है। वो ये तो चाहता था, वो अपने होठ से खनक के होठों को छू लेता है। खनक ऐसा होते ही तुरंत पीछे हटकर मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है। मृत्युंजय मुस्कुराते बोलता है, क्या हुआ, आओ खाते हैं साथ में। खनक उसके सीने पर मारते बोलती है, मृत्युंजय तुम बहुत बुरे हो, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मृत्युंजय उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर बोलता है, क्या समझ जाना चाहिए था, आओ साथ में खाएंगे। खनक चारों तरफ देखकर बोलती है, छोड़ो मुझे वरना कोई देख लेगा। मृत्युंजय उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। वो मुस्कुराकर बोलता है, कोई नहीं देखेगा, और अगर किसी ने देख भी लिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से कॉटन कैंडी अपने और खनक के होठों के बीच में रख देता है और इशारा करता है। खनक उसकी आंखों में देखती है और मुस्कुराकर वो भी कॉटन कैंडी खाने लगती है। मृत्युंजय भी उसके होठों को अपने होठों से छूकर कॉटन कैंडी खाने लगता है। थोड़ी देर के बाद दोनों अलग होते हैं तो खनक उसके गले लग जाती है क्योंकि उसे मृत्युंजय से प्यार होने लगा था। मृत्युंजय उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और वो उसे बोलता है, इतना मीठा टेस्ट मुझे इससे पहले कभी नहीं आया कॉटन कैंडी खाकर जितना आज आया। खनक ये सुनकर शर्मा जाती है और अपना सर उसके सीने में छिपा लेती है। मृत्युंजय भी ये देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर के बाद खनक उसके बाहों से अलग होती है। मृत्युंजय उसके चेहरे की तरफ देखता है जो शर्म से लाल हो चुका था। मृत्युंजय उसके गाल पर किस करके बोलता है, बहुत क्यूट लग रही है तुम खनक। खनक उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोलती है, मृत्युंजय मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मृत्युंजय उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोलता है, हाँ बोलो ना जान, क्या बोलना चाहती हो। खनक उसकी आंखों में देखते प्यार से बोलती है, मृत्युंजय आई लव यू सो मच। मृत्युंजय खनक के मुंह से ये 3 शब्द सुनने के लिए ना जाने कितने महीनों से इंतजार कर रहा था। आज खनक के मुंह से आई लव यू सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं और वह उसे वापस अपने गले लगा लेता है। जब खनक उससे आई लव यू सुन बोलती है तो मृत्युंजय ये सुनकर उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और वह उसे अपने गले से लगा लेता है। मृत्युंजय आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी खनक ने उसे फाइनली प्यार का इजहार जो कर दिया था। कुछ देर के बाद मृत्युंजय की कार एक बड़े से मॉल के बाहर आकर रुकती है। मृत्युंजय कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और खनक का हाथ पकड़कर भी उसे बाहर निकालता है। वो फिर खनक के कमर पर अपना हाथ डालता है और उसे मॉल के अंदर ले जाता है। वहाँ सब लोग अपने में ही व्यस्त थे। मृत्युंजय अपने चारों तरफ देख रहा था। कुछ लड़कों की नज़र खनक के ऊपर थी, वो सब भी खनक की खूबसूरती को निहारे जा रहे थे। मृत्युंजय गुस्से में अपनी जलती नज़रों से उन्हें घूरने लगता है तो वो लड़के मृत्युंजय को देखकर वहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। खनक अपने चारों तरफ देख रही थी, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ आकर। वो मुस्कुराकर अपने चारों तरफ देखे जा रही थी
तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत ड्रेस पर पड़ती है। खनक उस ड्रेस को नज़र भर कर देखती है और दूसरी तरफ चल देती है। मृत्युंजय भी उसके साथ था। तभी एक लड़का दूर से खनक की तस्वीर अपने फ़ोन में खींचने लगता है। वो अभी खनक की एक तस्वीर ही खींच पाया था, तभी उसके सर पर उसे कुछ महसूस होता है। वो जैसे पलट कर देखता है, उसके पीछे दो नकाबपोश खड़े थे। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क से ढका हुआ था और उन दोनों ने ब्लैक कपड़े पहने थे। वो धीरे से बोलते हैं, मॉल के बाहर चल अभी तुरंत, और आवाज़ बिल्कुल भी मत करना वरना सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार देंगे। वो लड़का उन्हें देखकर बहुत घबरा जाता है। उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो चुपचाप उनके साथ मॉल के बाहर चला जाता है। वो दोनों आदमी उसे कार के अंदर ले जाते हैं और उसके हाथ से मोबाइल लेकर खनक की तस्वीर डिलीट करके बोलते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम की तस्वीर लेने की? अब सज़ा पाने के लिए तैयार हो जा। ये बोलकर वो मृत्युंजय को मैसेज करके सब बता देते हैं। मृत्युंजय जब वो मैसेज पढ़ता है तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो फिर खनक से बोलता है, मैं अभी आया। खनक उससे कोई सवाल कर पाती, तब तक वो बाहर चला जाता है। खनक फिर वहाँ मौजूद चीज़ें देखने लगती है। मृत्युंजय बाहर आकर एक कार के अंदर जाता है। मृत्युंजय के बॉडीगार्ड्स उस लड़के को पकड़े हुए थे जिसने खनक की तस्वीर खींची थी। वो मृत्युंजय के हाथ में मोबाइल रख देते हैं। मृत्युंजय वो मोबाइल को तोड़ देता है और गुस्से में उस लड़के की तरफ देखकर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की तस्वीर लेने की? वो लड़का रोते हुए अपने हाथ जोड़कर बोलता है, सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी है। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर उसे एक थप्पड़ मारकर गुस्से में बोलता है, तेरे बोलने का मतलब क्या है साले? अगर किसी और की बीवी होती तो तू उसकी तस्वीर लेता क्या? तुझे लड़कियों की तस्वीर लेनी ही क्यों है? और हाँ, तू इसलिए आया था क्या ताकि लड़कियों की तस्वीर ले सके? बोल। वो लड़का मृत्युंजय से बोलता है, मुझे आपकी बीवी बहुत खूबसूरत लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि वो अभी इतना ही बोला था, तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। बॉडीगार्ड भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि मृत्युंजय उस लड़के के सीने में गोली मार चुका था। वो लड़का मृत्युंजय की तरफ देख रहा था, वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। मृत्युंजय फिर गुस्से में उसकी आंखों में देखते बोलता है, मेरी पत्नी पर बुरी नज़र डालने वालों का मैं यही हाल करता हूँ। ये बोलकर वो फिर कार से उतरकर अपने बॉडीगार्ड को बोलता है, जाकर इसकी लाश को फेंक दो, और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसे गोली किसने मारी है। बॉडीगार्ड सर झुकाकर बोलते हैं, जी सर, किसी को कानो कान खबर नहीं होगा। मृत्युंजय फिर मॉल के अंदर चला जाता है और खनक की तरफ देखता है। खनक एक ड्रेस को अपने हाथों में लेकर देख रही थी। मृत्युंजय मुस्कुराकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। खनक उसे खुद से दूर हटाते बोलती है, क्या कर रहे हो, छोड़ो, ये हमारा घर नहीं है। मृत्युंजय उसके गाल पर किस करते बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे तुम्हें ये ड्रेस पसंद आया क्या? खनक हाँ में अपना सिर हिला देती है तो मृत्युंजय उस ड्रेस को अपने हाथ में लेकर बोलता है, ठीक है, चलो इसका बिल पेमेंट करने चलते हैं। खनक उसके साथ बिल काउंटर पर चली जाती है। मृत्युंजय उस ड्रेस को बिल काउंटर पर रख देता है। तभी उसके बॉडीगार्ड भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ बिल काउंटर पर रख देते हैं। खनक उन सबको हैरानी से देखने लगती है। वहाँ का स्टाफ जल्दी से बिल बनाने लगता है, वो बिल लाखों के ऊपर आया था। खनक कितनी सारी चीज़ें देखकर हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखती है। मृत्युंजय मुस्कुराकर उससे बोलता है, ये सब वो सारी चीज़ें हैं जिनको तुमने छुआ था या जिनको तुमने नज़र भर कर देखा था, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें खरीद ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जिस चीज़ को छुओ तो वो चीज़ कोई और ले जाए, या जिस चीज़ को तुम देखो तो वो चीज़ किसी और की हो जाए, क्योंकि उस पर हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारी छुई हुई चीज़ें और देखी हुई चीज़ों पर। खनक उसकी बात सुनकर अपना सिर पीट लेती है। मृत्युंजय उसे देखकर मुस्कुरा देता है। मुंबई, एक बड़े से घर के अंदर एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था और बहुत गुस्से में था। उसके सामने उसके बेटे की लाश पड़ी थी। वह आदमी गुस्से में अपने आदमी की तरफ देख कर बोलता है, किसने मारा है मेरे बेटे को? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो सुरेश शर्मा के बेटे को मार सके? नाम बताओ मुझे उसका। यह वही लड़का था जिसे किंग ने गोली मारी थी, क्योंकि वह खनक की तस्वीर अपने मोबाइल में लिया था। एक आदमी उसकी बात सुनकर घबराते बोलता है, सर, वह भोपाल का माफिया है, उस शहर के लोग उसे किंग नाम से जानते हैं, वह बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसने ही आपके बेटे की जान ली है, क्योंकि छोटे सर उनकी पत्नी की तस्वीर अपने मोबाइल में ले रहे थे। सुरेश अपने आदमी की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, मैं छोड़ूंगा नहीं उस किंग को, पता लगाओ उसके बारे में, मुझे उसकी
सारी डिटेल चाहिए, कौन कौन रहता है उसके साथ, उसके परिवार में कौन कौन है, मुझे सब कुछ जानना है। सुरेश के हाथ में उसका ऑर्डर सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ खनक और मृत्युंजय मेंशन वापस आ जाते हैं। अवनी और आरोही उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती हैं। आरोही खनक से बोलती है, लगता है तुम दोनों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। खनक मृत्युंजय की तरफ देखकर मुस्कुराते बोलती है, हाँ क्यों नहीं करूँगी, आखिर मेरे पति कमाते तो मेरे लिए ही है ना, और इन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं जितनी मर्जी उतनी शॉपिंग कर सकती हूँ, पैसे की चिंता बिल्कुल ना करूँ, इसीलिए मैंने ढेर सारी शॉपिंग कर ली। यह बोलकर वह मृत्युंजय की तरफ देखती है तो मृत्युंजय उसके पास आकर उसका कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर बोलता है, सही तो बोला हूँ, आखिर मैं कमा सिर्फ तुम्हारे लिए ही रहा हूं कनक, तुम्हारे आगे पैसे कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ करना चाहता हूं जो तुम चाहती हो, जिससे तुम्हें खुशी मिले। खनक मृत्युंजय की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और उसके गाल पर किस कर देती है। अवनी और आरोही ये देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि आज पहली बार था जब मृत्युंजय को खनक खुद से किस कर रही थी। तभी मृत्युंजय अपनी उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, एक गुड न्यूज़ की बात है, और वो ये है कि आज फाइनली मेरी खनक ने मुझे प्रपोज कर ही दिया है। अब यह भी मुझसे प्यार करती है, और आज इसने मुझे खुद प्रपोज किया है कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। अवनी और आरोही मृत्युंजय की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तभी खनक मृत्युंजय से बोलती है, एक बात बताओ, तुम यह बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें आज पहली बार प्रपोज किया है, लेकिन जब तुम मुझसे मिले थे तो तुमने मुझे बताया था कि मैं पहले से तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तो प्रपोज मैंने आज किया, यह मेरी समझ में नहीं आया। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोलता है, वह क्या है ना बेबी, प्यार तो तुम मुझसे बहुत पहले से करती थी, लेकिन कभी प्रपोज नहीं किया था, और आज प्रपोज की हो, वही तो मैं बता रहा था इन दोनों को। खनक मृत्युंजय की बात सुनकर उसकी आंखों में देखते बोलती है, पता नहीं क्यों पर कभी कभी लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोलते हो, मेरी याददाश्त तो चली गई है, कहीं इस बात का तुम फायदा तो नहीं उठाते हो ना। खनक की यह बात सुनकर अवनी और आरोही मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है। तभी मृत्युंजय प्यार से बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पहले से मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, और यही सच है। खनक उसकी बात सुनकर बोलती है, ठीक है फिर, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ और कमरे में जा रही हूँ। यह बोलकर वह कमरे में चली जाती है। तभी अवनी मृत्युंजय के पास आकर उससे बोलती है, मृत्युंजय तुम कब तक उससे सच्चाई छुपाओगे, उसे बता क्यों नहीं देते कि उसकी याददाश्त जाने से पहले वह तुमसे नफरत करती थी, इसीलिए वह शादी से भी भाग गई थी, जिस कारण उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर तुम दोनों अलग हो गए। मृत्युंजय अवनी की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, मैं उसे सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा और कभी भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आने दूंगा। कितनी मुश्किल से वह मुझे मिली है और उसे भी मुझसे प्यार हुआ है, मैं सच्चाई बताकर उसका प्यार फिर से खोना नहीं चाहता, और तुम दोनों भी कभी भी उसे सच्चाई मत बताना, समझी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बोलकर मृत्युंजय भी फिर कमरे में चला जाता है। एक हफ्ते बाद सुबह का समय, खनक की नींद खुलती है और वह अपने बगल में देखती है, पर उसके बगल में मृत्युंजय नहीं था। वो फिर उठकर बैठ जाती है और थोड़ी देर के बाद नहाने चली जाती है। कुछ देर के बाद मृत्युंजय कमरे के अंदर आता है। तभी उसकी नज़र खनक पर पड़ती है। खनक मिरर के सामने खड़ी थी और उसने खूबसूरत सा पिंक कलर का साड़ी पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे और गले में मंगलसूत्र था और गले से पानी टपक रहा था। उसके हाथों में भरी हुई चूड़ियाँ, गले में मृत्युंजय के नाम का मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था। मृत्युंजय अपना जरूरी काम निपटाकर अभी कमरे में आया था। खनक को देखते उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। खनक मिरर में उसे देखकर मुस्कुरा देती है। मृत्युंजय फिर उसके कंधे पर अपना सर रखकर उसे मिरर में देखते बोलता है, आई लव यू, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। खनक भी मुस्कुराकर उसे आई लव यू टू बोलती है। मृत्युंजय फिर उसे अपनी तरफ पलटता है और उसका चेहरा अपने हाथ में थामकर अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाने लगता है। खनक ये देखकर शर्मा जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके होंठों को किस करने लगता है। खनक भी उसका साथ देने लगती है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। जब मृत्युंजय को एहसास होता है कि खनक को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है,
तो वो उसके होंठों से अलग हो जाता है। खनक लंबी लंबी सांसें ले रही थी, वो अभी भी शर्मा रही थी और शर्म से उसका चेहरा लाल होने लगता है। मृत्युंजय ये देखकर मुस्कुरा देता है। वो फिर खनक को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। खनक उसके चेहरे को ही देख रही थी। मृत्युंजय फिर अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाकर फिर से उसके होंठों को डीपली किस करने लगता है। कुछ देर के बाद मृत्युंजय उसके होंठों से अलग होकर उसके गर्दन पर किस करता है और फिर अपना हाथ नीचे करके उसके कमर और पेट पर घुमाने लगता है। कनक ये देखकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मृत्युंजय ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मृत्युंजय उसका हाथ हटाकर उसके गले पर बाइट कर देता है, जिससे खनक की चीख निकल पड़ती है। मृत्युंजय फिर भी नहीं रुकता और फिर वो खनक के कॉलर बोन पर किस और लव बाइट करने लगता है। खनक उसे खुद से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर मृत्युंजय को वो हिला भी नहीं पा रही थी। खनक अब समझ चुकी थी कि मृत्युंजय उसे नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वो भी अब कोशिश करना छोड़ देती है। कुछ देर के बाद खनक को भी अच्छा लगने लगता है, वो भी मृत्युंजय का साथ देने लगी थी। मृत्युंजय खनक के पूरे बॉडी पर किस कर रहा था और खनक अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मृत्युंजय फिर उसके चेहरे की तरफ देखता है और उसके होंठों को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कुछ देर के बाद उस कमरे में अब दोनों की सिसकियों की आवाज़ें आने लगी थी। शाम का समय, सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक मृत्युंजय और खनक कमरे के बाहर नहीं आए थे। अवनी और आरोही आपस में ही बातें कर रही थी, तभी अगस्त्य और रणविजय भी वहाँ आ जाते हैं। अवनी अगस्त्य से बोलती है, देखो ना अगस्त्य, यह मृत्युंजय और खनक सुबह से कमरे से बाहर नहीं आए हैं, मुझे दोनों की बहुत चिंता हो रही है। वह दोनों ठीक तो होंगे ना? अगस्त्य उसकी बात सुनकर उसे समझाते बोलता है, हाँ बिल्कुल ठीक होंगे और ज़्यादा फिक्र मत करो उनकी। अवनी अगस्त्य की बात सुनकर खामोश हो जाती है। रात का समय, अवनी और आरोही, अगस्त्य और रणविजय दोनों डाइनिंग टेबल के पास लगे चेयर पर बैठे हुए थे और डिनर करने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन चारों की नज़र मृत्युंजय और खनक के ऊपर पड़ती है। मृत्युंजय और खनक एक दूसरे का हाथ थामे उनके पास ही आ रहे थे। उन दोनों को देखकर आरोही उनसे बोलती है, तुम दोनों सुबह से कमरे से बाहर नहीं आए, तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? मृत्युंजय आरोही का सवाल सुनकर मुस्कुराते बोलता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें क्या होगा? रणविजय, तो फिर तुम दोनों सुबह से कमरे से बाहर क्यों नहीं आए? खनक तो कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि उसे अभी भी बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मृत्युंजय मुस्कुराते बोलता है, तुम लोगों को हर बात बताना जरूरी है क्या? कमरे में क्या करते हैं? एक कपल रोमांसी करते हैं ना, तो वही कर रहे थे हम। मृत्युंजय के मुंह से यह सुनकर खनक शर्माकर वहां से भाग जाती है। वहीं बाकी सब तो हैरान हो जाते हैं मृत्युंजय की ये बात सुनकर। अगस्त्य फिर मृत्युंजय के पास आकर बोलता है, मतलब तुम दोनों के बीच सब कुछ हो गया? मृत्युंजय मुस्कुराकर, हाँ बिल्कुल, आज मैंने खनक को पूरी तरह से अपना बना ही लिया। अगस्त्य और रणविजय मृत्युंजय की यह बात सुनकर उसके गले से लग जाते हैं। वहीं अवनी और आरोही के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है मृत्युंजय की ये बात सुनकर। एक हफ्ते बाद मृत्युंजय अपने ऑफिस में कैबिन में बैठा हुआ था। वह फिर खनक को कॉल लगा देता है। खनक कमरे में अलमारी ठीक कर रही थी, तभी उसका मोबाइल बजता है। मृत्युंजय का नंबर देखकर वो कॉल उठाकर गुस्से में बोलती है, क्या है मृत्युंजय, तुमने सुबह से मुझे 10 बार कॉल कर दिया है, क्यों बार बार कॉल कर रही है मुझे? मृत्युंजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोलता है, सॉरी जान, पर तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसीलिए तो बार बार तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। अगर आज मेरी ज़रूरी मीटिंग नहीं होती ना, तो मैं ऑफिस भी नहीं आता। खनक उसकी बात सुनकर बेड पर बैठते बोलती है, चुप करो, तुम्हें तो बस मौका चाहिए घर पर रहने का। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर हंसते बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, अब अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर कौन कमबख्त ऑफिस आना चाहता है, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे ऑफिस आना पड़ा। पर मैं जल्दी से मीटिंग ख़त्म करके घर आ जाऊँगा, फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे और साथ में रोमांटिक मूवी भी देखेंगे। मैंने पूरा सिनेमा हॉल बुक करवा लिया है, वहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे। खनक मृत्युंजय की यह बात सुनकर अपना सर पकड़कर बोलती है, मृत्युंजय, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि अपने पैसों का गलत फ़ायदा मत उठाया करो। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने पूरा सिनेमा हॉल बुक क्यों करवाया? कितना अजीब लगेगा, वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे तो।
मृत्युंजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोलता है, अजीब क्यों लगेगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी खूबसूरत बीवी को मेरे अलावा कोई और देखे, इसीलिए तो मैंने यह किया है। और तुम तैयार रहना, मैं 2 घंटे के बाद घर आऊँगा, फिर हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। खनक उससे बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम अभी मीटिंग के लिए जाओ, ऑल द बेस्ट। मृत्युंजय मुस्कुराकर उसे आई लव यू बोलता है। खनक भी उसे आई लव यू टू बोलकर कॉल रख देती है। मृत्युंजय फिर अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। वहीं कमरे में खनक मृत्युंजय की तस्वीर उठाकर उसे अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछते बोलती है, मैं कितनी लकी हूँ मृत्युंजय कि तुम मेरी लाइफ में आए, तुमने मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला इंसान आएगा। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहें और हमारे बीच का प्यार कभी ख़त्म ना हो। यह बोलकर वो मुस्कुरा देती है और मृत्युंजय के फ़ोटो फ्रेम को अपने होठों से चूम लेती है। 2 घंटे बाद खनक तैयार हो चुकी थी। उसने खूबसूरत सा गोल्डन कलर का साड़ी पहना हुआ था और अपने बालों को खोल कर रखी थी। उसके बाल उसके कंधे तक आ रहे थे। उसने हल्का मेकअप किया था और होठों पर डार्क लिपस्टिक लगाई थी। उसके हाथों में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर और गले में मृत्युंजय के नाम का मंगलसूत्र था। वह मृत्युंजय के ही आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसका मोबाइल बजता है। वो मोबाइल उठाकर किसी से कॉल पर बात करने लगती है, पर जैसे जैसे वह सामने वाले इंसान की बातें सुन रही थी, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह फिर जल्दी से खड़ी होते बोलती है, मैं भी आ रही हूँ। यह बोलकर वो अपने कमरे से निकल जाती है। करीब आधे घंटे बाद मृत्युंजय की कार मैंशन के बाहर आकर रुकती है। वह कार का दरवाजा खोलकर मैंशन के अंदर जाता है और खनक को आवाज़ लगाने लगता है। मृत्युंजय की आवाज़ सुनकर अवनी और आरोही उसके पास जाती हैं। मृत्युंजय उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है, खनक कहाँ है, वो रेडी हुई या नहीं? मैंने उससे कहा था कि मैं उसे 2 घंटे के बाद लेने आऊँगा। हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। आरोही मृत्युंजय की बात सुनकर हैरानी से बोलती है, खनक तो आधे घंटे पहले ही तुमसे मिलने निकल चुकी थी मृत्युंजय। मृत्युंजय आरोही की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, क्या आधे घंटे पहले? पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। अवनी उससे बोलती है, लेकिन तुम्हारा कॉल आया था और वह हड़बड़ाई भी हुई थी। उसने कहा कि वह तुमसे मिलने ही जा रही है, इसीलिए हमने भी उसे जाने से नहीं रोका। मृत्युंजय उन दोनों की बात सुनकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और फिर मोबाइल लेकर बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ खनक को एक अंधेरे कमरे में कुर्सियों से बांध कर रखा गया था। उसके मुंह पर भी पट्टी लगी हुई थी। वह बुरी तरह रो रही थी। खनक को एक अंधेरे कमरे में कुर्सियों से बांध कर रखा गया था। इस समय खनक बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। उसके मुंह पर पट्टी भी लगी हुई थी और वह बुरी तरह रो रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सुरेश शर्मा कमरे के अंदर आता है। सुरेश को देखकर खनक उससे बोलती है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाया है? मुझे मृत्युंजय के पास जाना है, मुझे जाने दो, क्योंकि तुम जानते नहीं हो मेरे पति को। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो वह तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मृत्युंजय का नाम सुनकर सुरेश की आंखों के सामने फिर से अपने बेटे का चेहरा आने लगता है। वह अपने दांत पीसते हुए खनक से बोलता है, अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरे पति से नहीं डरता। तेरे पति ने मेरे बेटे की जान ली, इसीलिए अब मैं तुझे मारूंगा। जितना मैं तड़पा हूँ ना अपने बेटे के लिए, उतना अब वह तड़पेगा तेरे लिए। ये बोलकर वह अपना गन निकाल लेता है। खनक गन को देखकर डर जाती है। तभी सुरेश का एक आदमी उससे बोलता है, सर, इस लड़की की याददाश्त पहले से ही जा चुकी है। यह जिससे अपना पति बोल रही है उसी ने इसे झूठ बोलकर शादी किया है और इसे तो अपना पास्ट भी याद नहीं है। सुरेश यह सुनकर अपने उस आदमी की तरफ देखकर बोलता है, क्या बकवास कर रहा है तू? वह आदमी सुरेश को सब कुछ बता देता है खनक के पास्ट के बारे में। वहीं खनक भी जब अपने पास्ट के बारे में सुनती है तो वह भी चौंक जाती है। उसे यह सब बिल्कुल भी पता नहीं था कि मृत्युंजय ने उसके साथ इतना कुछ किया है। वो फिर अपनी आंख बंद करके अपने पास्ट को याद करने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने पास्ट को याद कर रही थी
वैसे उसके सर में दर्द स्टार्ट होने लगा था। वह अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगती है। सुरेश और उसके आदमी से देखने लगते हैं। खनक को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था। सुरेश हंसते बोलता है, इसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब यह खुद ही मर जाएगी, जाओ और इसे ले जाकर फेंक दो। सुरेश का ऑर्डर सुनकर उसके आदमी खनक को वहां से उठाकर ले जाते हैं। खनक की हालत खराब होने लगी थी, उसका सर दर्द से फटने लगा था। खनक के आदमी फिर उसे कार में बैठाकर ले जाते हैं और बीच रास्ते में खड़ा सड़क पर ही फेंक कर वहां से चले जाते हैं। खनक दर्द में चिल्ला रही थी और फिर वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बाद खनक को होश आता है। वह अस्पताल के बेड पर थी। वहीं मृत्युंजय उसके पास ही बैठा हुआ था। मृत्युंजय को देखकर खनक नफरत से अपनी नजरें फेर लेती है। वहीं खनक होश में देखकर मृत्युंजय के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उस कमरे में अवनी, आरोही, अगस्त्य और रणविजय भी थे। अवनी खनक के गले लगते बोलती है, फाइनली तुझे होश आ गया खनक, तुझे पता है हम सब कितना डर गए थे, तो कहाँ चली गई थी। आरोही भी खनक से बोलती है, हाँ खनक, तुझे किसने किडनैप कर लिया था। हमें जब पता चला कि तू गायब हो गई है तो हम लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी। मृत्युंजय, अगस्त्य और रणविजय ने तो पूरे शहर में तुझे खोजने स्टार्ट कर दिया था, तभी तू रोड के किनारे पड़ी हुई मिली। यह लोग फिर तुझे अस्पताल ले आए, तो अब कैसी है और कौन थे वह लोग जिन्होंने तुझे किडनैप किया था। खनक अवनी और आरोही के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी मृत्युंजय उन चारों से बोलता है, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे खनक से बात करनी है। मृत्युंजय की बात सुनकर वो चारों वहां से बाहर चले जाते हैं। मृत्युंजय फिर खनक का हाथ पकड़कर प्यार से उसके हाथ को चूमते बोलता है, खनक तुम कहाँ चली गई थी, मुझे बताओ कौन थे वो लोग, बस एक बार उनका नाम बता दो। क्या तुम उन्हें पहले से जानती हो, अगर नहीं जानती हो तो वह कैसे दिखते थे यह बता दो, फिर देखना मैं उन लोगों को पाताल से भी खोज निकालूंगा और उन्हें मौत की सजा दूंगा। खनक मृत्युंजय की यह आखिरी लाइन सुनकर गुस्से में बोलती है, हाँ और तुम कर भी क्या सकते हो, तुम्हें दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में ही तो मजा आता है। आखिर तुमने मुझे भी कितनी तकलीफ पहुंचाई थी, मेरी जिंदगी नरक बना दी। मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहते थे, जिस कारण मैं अपनी शादी से ही भाग गई और अपने मरने का झूठा नाटक किया। मेरी याददाश्त भी चली गई थी, लेकिन तुमने मुझे फिर से खोज निकाला और झूठ बोलकर मुझसे शादी कर ली। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे सब कुछ याद आ गया है और अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मृत्युंजय खनक की यह आखिरी लाइन सुनकर उसे हैरानी से देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। खनक की याददाश्त वापस आ गई है। इस बात के लिए खुश हो या इस बात पर गम मनाए कि खनक फिर से उसे नफरत करने लगी है। खनक की बात सुनकर मृत्युंजय को खुशी के साथ दुख भी हो रहा था। खनक की याददाश्त वापस आ गई थी, पर अब वह फिर से उससे नफरत करने लगी थी। मृत्युंजय खनक का हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है, देखो खनक, मैंने जो भी किया तुम्हें पाने के लिए किया, इसके लिए तुम मुझे जो मर्जी सजा दे सकती हो, लेकिन यह मत बोलो कि तुम मुझसे नफरत करती हो, क्योंकि अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खनक उसकी बात सुनकर गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है, और मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हें देखना, तुम्हारे चेहरे से मुझे नफरत है, तुम्हारे हर चीज़ से मुझे नफरत है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो और चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। आई हेट यू। मृत्युंजय खनक की बात सुनकर खड़ा हो जाता है और फिर लंबी सांस लेकर बोलता है, ठीक है खनक, तुम यही चाहती हो ना कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊं, तो आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊँगा। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए। तुम रहो अपनी ज़िंदगी में खुश, लेकिन कभी भी मुझसे नफरत मत करना। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही प्यार किया है और वह तुमसे किया है, और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। पर अब मैं तुम्हारे साथ कोई और ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। ख्याल रखना अपना। यह बोलकर वह कमरे के बाहर चला जाता है। उसके बाहर आते ही आरोही, अगस्त्य, रणविजय और अवनी उसके पास आ जाते हैं। अगस्त्य मृत्युंजय से बोलता है, क्या हुआ खनक, ठीक तो है ना, क्या बोला उसने। मृत्युंजय की आंखें नम हो गई थी। वह उसकी तरफ देखकर बोलता है, मैं जा रहा हूँ। मृत्युंजय की आखिरी लाइन सुनकर वह चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी अवनी बोलती है, जा रही हो,
कहाँ जा रहे हो? मृत्युंजय अपने होठों पर हल्की मुस्कुराहट लाकर बोलता है, खनक की जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तुम लोगों को पता है उसकी याददाश्त वापस आ गई है, पर याददाश्त वापस आने के बाद वह फिर से मुझसे नफरत करने लगी है और मुझे देखना भी नहीं चाहती है। इसीलिए अब मैं हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रहा हूँ। वह भी यही चाहती है कि मैं चला जाऊँ और अब मैं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं अब उसे अपनी कैद में करके नहीं रखना चाहता हूँ। प्यार करता हूँ उससे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इसीलिए उसे आज़ाद कर रहा हूँ। उसे अब मैं थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता। और जाते जाते आखिरी बार तुम चारों से बोलना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम लोग उसका ख्याल रखना। अभी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए उसे अकेला बिल्कुल भी मत छोड़ना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मृत्युंजय को रोकने के लिए अगस्त्य और रणविजय उसके पीछे जाते हैं। अवनी और आरोही वहीं खड़ी थी और एक दूसरे को देख रही थी। उन दोनों को खनक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दोनों फिर कमरे के अंदर चली जाती हैं। खनक अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी आरोही उस पर चिल्लाते बोलती है, तुम खुद को समझते क्या हो? आरोही की आवाज़ सुनकर खनक अपनी आंखें खोलकर उन दोनों की तरफ देखती है तो आरोही उससे आगे बोलती है, तुमने मृत्युंजय से ऐसा क्यों बोला कि तुम उससे नफरत करती हो? तुम भूल गई हो क्या कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था? अगर उसने तुम्हारे साथ बुरा किया था तो उसने खुद को बदलने के लिए अच्छा भी तो किया था ना तुम्हारे साथ। तुम तो वो सब भूल गई हो क्या? उसने तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया पूरी तरह से। तुम्हें क्या उसका प्यार दिखता नहीं है? सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रही हो कनक? उसके बारे में क्यों नहीं सोचती? उसने जो भी किया था सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया था। तुम्हें क्या उसका प्यार दिखाई नहीं देता? कनक आरोही की बात चुपचाप सुन रही थी, पर वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी अपने गुस्से में बोलती है, रहने दो आरोही, इससे बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। यह बहुत ही मतलबी लड़की है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। फिर खनक की तरफ देखा, खनक को सरवीन ने जानबूझकर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था ताकि तुम उसकी हो जाओ। तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की थी, पर मृत्युंजय ने तुम्हें उससे बचाया और फिर तुमसे शादी की। तुम्हारी याददाश्त जब चली गई थी तो तुम्हें भी मृत्युंजय से प्यार हो गया था। तुम्हें सिर्फ उसकी अच्छाई दिखती थी। तुम क्या वह सब कुछ भूल गई हो? तुमने उस समय मृत्युंजय से यह भी कहा था कि तुम उसके बिना नहीं रह सकती क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। वह सब कुछ तुम्हें क्यों नहीं याद है? मृत्युंजय ने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हारे परिवार ने भी उससे माफ़ी मांग लिया है और तुम्हारे पापा और भाई ने भी उसे माफ़ कर दिया है। तुम्हें क्या वह सब याद नहीं है? तुम अपनी नफरत के आगे अपनी सोचने समझने की शक्ति भी भूल चुकी हो कनक। आज तुमने ठीक नहीं किया उसका दिल दुखाकर। तुम यही चाहती थी ना कि वह तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो खुश हो जाओ क्योंकि वह हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से जा रहा है और अब हम भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। रहो तुम अपनी लाइफ में अकेले, जैसा तुम रहना चाहती हो। अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यह बोलकर अवनी कमरे के बाहर चली जाती है। आरोही भी गुस्से में एक नज़र उसे देखती है और फिर वह भी वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद कनक अपनी आंखें बंद कर लेती है। एयरपोर्ट, मृत्युंजय एयरपोर्ट पर अपना बैग लेकर खड़ा था। उसके साथ रणविजय, अगस्त्य, आरोही और अवनी भी थे। आरोही और अवनी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। अवनी उससे बोलती है, मत जाओ ना ऐसे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो अपनी खनक को छोड़कर? तुमने उसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और अब तुम उसे छोड़कर जा रहे हो? मृत्युंजय अवनी की बात सुनकर मुस्कुराते बोलता है, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूँ। वह नहीं चाहती कि मैं उसके साथ रहूँ और अब मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता उसके साथ। पहले मैं उसके लिए पागल था, दीवाना था, सही गलत नहीं समझ पाता था, इसीलिए जो मन में आया उसे पाने के लिए किया। पर खनक भी जब मुझसे प्यार करने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार वह नहीं होता जो किसी को जोर ज़बरदस्ती करके अपने पास रखे। सच्चा प्यार तो वह होता है जो आपके प्यार की भावना का सम्मान करे, उसे जोर ज़बरदस्ती करके ना रखे बल्कि प्यार से रखे। इसीलिए मैं खनक के साथ अब कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वह कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर पाएगी। मैंने उसे यह आज़ाद किया, अब मैं उससे कोई बंधन में नहीं बांध कर रखना चाहता। वह जिसके पास जाना चाहती है जा सकती है, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है जी सकती है। अब मैं कभी भी उसके रास्ते में नहीं आऊँगा। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ और अगर उसकी खुशी मुझसे दूर रहने में है तो यही सही है।
मैं उसकी लाइफ से दूर जा रहा हूँ। मृत्युंजय की बात सुनकर अवनी, आरोही, अगस्त्य और रणविजय की आंखें नम हो जाती हैं। मृत्युंजय भी अपनी आंखों में नमी लिए उन चारों की तरफ देखकर बोलता है, अरे तुम चारों ऐसे रोकर मुझे विदा करोगे क्या? देखा, स्माइल करो और स्माइल के साथ मुझे विदा करो। और हाँ, चारों खुश रहना। मैं तुम चारों को हमेशा कॉल करूँगा और हाल चाल पूछता रहूँगा। और हाँ, अवनी और आरोही मुझे जल्दी से चाचा बना देना। उस गुड न्यूज़ का मैं वेट करूँगा। अवनी और आरोही मृत्युंजय की यह बात सुनकर रोते रोते ही हंस पड़ती हैं। अगस्त्य और रणविजय भी मृत्युंजय के गले लग जाते हैं। अगस्त्य रणविजय से बोलता है, अपना ख्याल रखना यार। मृत्युंजय अपना सिर हाँ में हिला देता है। रणविजय भी उससे बोलता है, तेरी बहुत याद आएगी। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर अपना बैग लेकर जाने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो, धोखेबाज कहीं के। अचानक से आई आवाज़ को सुनकर सभी पलटकर पीछे की तरफ देखते हैं। उनके सामने खनक खड़ी थी, जिसके सर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। वह गुस्से में मृत्युंजय को देख रही थी। खनक को अपने सामने देखकर मृत्युंजय एक पल के लिए हैरान हो जाता है। खनक फिर उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। मृत्युंजय उसे अभी भी देख रहा था। वो उसके थप्पड़ मारने पर कोई रिएक्ट नहीं करता। खनक उसकी आंखों में देखते बोलती है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? जब मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी तो तुमने क्या कुछ नहीं किया मुझे अपने करीब लाने के लिए, और अब जब मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम धोखेबाज हो। तुमने सिर्फ मेरे साथ प्यार का नाटक किया था ना, इसीलिए तुम मेरे एक बार बोलने से मुझे छोड़कर जा रहे हो। अगर अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना तो वैसे नहीं जाते, बल्कि फिर से मुझे पाने के लिए अपने जुनून की हद दिखाते। कैसे जा सकते हो तुम मुझे छोड़कर? ये बोलकर वो उसके सीने पर मारने लगती है। मृत्युंजय उसे देखे जा रहा था लेकिन कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। खनक फिर मृत्युंजय का चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, आई एम सॉरी, मैं बहुत मतलबी हो गई थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। वह क्या है ना, मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था, लेकिन जब मुझे याद आया तो मुझे प्यार का एहसास हुआ। मुझे सब कुछ याद आ गया कि हमारी शादी हुई थी और मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मृत्युंजय। आई लव यू सो मच। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, वरना मैं तुम्हारे बिना मर। वो इससे पहले अपनी बात पूरी कर पाती तभी मृत्युंजय उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके होंठों को बंद कर देता है। मृत्युंजय के किस करते ही खनक भी उसके सीने से लग जाती है। मृत्युंजय उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। उन दोनों को देखकर अगस्त्य, रणविजय, अवनी और आरोही के होंठों पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। 1 महीने बाद मृत्युंजय खनक की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। खनक प्रेग्नेंट थी और उसके साथ आरोही और अवनी भी। यह खबर सुनकर मृत्युंजय, अगस्त्य और रणविजय के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब वह लोग जल्दी ही पापा बनने वाले हैं। मृत्युंजय खनक को गले लगाकर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ खनक। हमारे बच्चे का आना हमारी ज़िंदगी में एक नया अध्याय लेकर आएगा। अगस्त्य और रणविजय भी अपनी पत्नियों के साथ ऐसी खुशी की बातें कर रहे थे। वह सभी एक साथ मिलकर अपने आने वाले बच्चों के लिए प्लान बनाने लगे और ठीक 9 महीने के बाद खनक को प्यारी सी जुड़वा बेटियां होती हैं। मृत्युंजय बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह अपनी बेटियों को पहली बार देखकर मुस्कुराते बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ खनक, हमारी जुड़वा बेटियां हमारी ज़िंदगी में एक नया अध्याय लेकर आई हैं। वहीं अवनी का बेटा होता है और आरोही को भी बेटा होता है। सभी अपने बच्चों को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। सबकी लाइफ में खुशियाँ आ चुकी थी और सभी अपने प्यार के साथ खुश थे। तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की प्यार भरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।